ओ, अच्छा क्या तुमने याद दिला दिया। सर एपीडीसीएल का अलग ग्रुप बनाओ और जॉब जिम का अलग ग्रुप बनाओ। हाँ सर, एपीडीसीएल और जॉब जिम का आप अलग अलग ग्रुप बना अलग देंगे अलग ना, तो ग्रुप कैसा है कि आपको बहुत जैसे इस ग्रुप में अभी तक के जितने भी लिंक आए हैं वो हमें पता है कि वो कंबाइन है, पर अभी अगली बार से आप उसमें जॉब जिम का भी लिंक भेजोगे, उसका भी भेजोगे, क्योंकि कई बार लिंक एक एक ही जिस दिन का हुआ है उसके अगले दिन ही नहीं आया है, कई बार उसके जिस दिन क्लास होती है उसके मॉर्निंग टाइम पे भी आया हुआ है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए जॉब जिम के स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना के आप जॉब जिम का जो नहीं, डिस्कशन। अभी तक दिक्कत ये हो रही है कि अभी तक कंफर्म ही नहीं हुआ है कि कौन कौन जॉब जिम में है, कौन कौन एपीडीसीएल में है। कुछ ये उदीप्ता और जयंतो दे आर इन कंटिन्यूअस टच विद यू पीपल की कॉल कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये उनका पार्ट है। वो लोग ग्रुप बनाएंगे, जब मेरे को बोलेंगे कि सर ये ग्रुप बन गया आपका, ये वाले एपीडीसीएल वाले हैं, ये वाले जॉब जिम वाले हैं, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं अलग अलग लिंक दे दूंगा, अलग अलग ग्रुप बना दूंगा। तब तक मेरा कहना है कि काहे को हेडेक लेना है, सबको भरो कराते जाओ। जब एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा कि ये ग्रुप बन गया है तो अलग कर देंगे, है ना। सर तब आपको तक चल रहा बीडीई की जरूरत हो तो प्लीज मुझे हायर करो, मैं फ्री में काम करूंगा। क्या क्या बीडीई, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की जरूरत हो। बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। बिजनेस डेवलप ही नहीं हो रहा है क्योंकि मैं लगा पड़ा हूँ ये सब में, कंटेंट बनाने में, तो बिजनेस तो डेवलप नहीं हो रहा है यार। बहुत जरूरत है, करो आई ना। विल वर्क फॉर फ्री। आइयो, वो ऐसा कहाँ मिलेगा। चलो, बहुत बढ़िया। रख थैंक लीजिए यू सर, रख प्रदीप। लीजिए। डेफिनेटली प्रदीप इज रख हार्ड। लीजिए। आज से फिर क्या होगा ना, वो प्रदीप को बोलता रहता है ग्रुप में, बोलेगा कि सर इसको पेट करके रखे और इसी से बुलवाते रहते हैं, है ना। नहीं फ्री नहीं का नहीं। मिलेगा कहीं सर आपको? हाँ। रख लीजिए। हाँ, प्रदीप इज हार्ड। थैंक्स सर। कुछ सीवी नहीं देखना है आपको सर, हाँ, क्वालिफिकेशन, कुछ स्पीच, कुछ नहीं, नो इंटरव्यूज। कोई जरूरत नहीं है, बाकी तो मैं बना दूंगा ना। चलो, हम अपना शुरू करते हैं अभी जॉब जिम वाला, ठीक है। हाँ सर। तो सर आज तो वो जयंतो जी फोन किए थे सर, हाँ हाँ वो उसके हाँ लिए। तो वो क्या बोल रहे थे कि कुछ अलग अलग बैच बनेगा ये। सॉरी मैं वही, थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा सा नहीं बिजी था नहीं, मैं। उसी के प्रोसेस पे है। अभी सब लोग एक ही ग्रुप पे है या फिर दो अलग अलग करने की कोशिश कर रहा है वो लोग। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसी हिसाब से अलग करेंगे, ठीक है। अभी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कंफर्म नहीं दे पा रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं कि सर हमको लेना है, हमको नहीं करना है, हमको करना है। तो जिसको करना है वो आएगा, जिसको नहीं करना है वो जाएगा। ग्रुप में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं ना। अभी आप किसी को निकाल भी नहीं सकते हो अपने से। वो अगर निकल जाता है तो अच्छा है, वो नहीं निकलता है तो फिर वही पैसे की बात है, तो पैसा दे, है ना। अब चैरिटी तो कर नहीं सकते, चैरिटी करने वाला होते तो फिर कर देते, है ना। घर तो हमको भी नहीं सर, चलाना नहीं सर, होता है, तो चैरिटी नहीं इज सही नॉट बात है। पॉसिबल, चैरिटी इज नॉट आपके इधर पॉसिबल। गेट का भी क्लास है क्या सर? वो हाँ फॉर्म में गेट का ऑप्शन दिया था, गेट और ईएससी का ऑप्शन दिया था। वो ऑर्थोजेनिक फॉर्म है ना, उसमें गेट और ईएससी का ऑप्शन दिया था। हाँ हाँ, दिया उसका भी हुआ है, क्लास देखते हैं। हाँ, अभी गेट ईएससी का भी करा सकते हैं। उसमें क्या है, सिर्फ थोड़ा सा इससे थोड़ा सा न्यूमेरिकल में स्टैंडर्ड हमको बढ़ाना है। हम और कुछ नहीं करना है। जो कराएंगे थियोरेटिकली गेट लेवल पे ही होगा। न्यूमेरिकल का जो स्टैंडर्ड होगा, स्ट्रेटेजिक ट्रिक्स होगा, वो गेट में थोड़ा सा अलग होगा। और इसमें जो हमारा अभी का जो स्टेट पीएसयूज वगैरह होते हैं उसका जो स्टैंडर्ड है वो भी गेट लेवल का ही स्टैंडर्ड है, लेकिन क्या है कि 5 साल 10 साल पुराना गेट लेवल का है। अभी अपडेटेड जो हो रहा है वो थोड़ा सा गेट में थोड़ा सा आगे बढ़ गया, तो ये भी थोड़ा आगे बढ़, उसी हिसाब से चल रहा है, ठीक है। बाकी सिलेबस मोटा मोटी सेम, कवरेज सेम। गेट कराने जाएंगे तो आपको मैथमेटिक्स कराना पड़ेगा, ठीक है, उसमें मैथमेटिक्स आ जाएगा फिर। तो सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस लाना है, बाकी नहीं है। तो हम हमारा क्या है, हमको पढ़ाना है, कौन से एग्जाम्स के लिए पढ़ाना है, उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं। स्टूडेंट कितने आते हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि अगर स्टूडेंट पकड़ लो कि 5-10 स्टूडेंट आ गए और इसके लिए अगर मुझको 10 को फैकल्टी रखने पड़े तो हो गया ना बेड़ा गर्क। तो भाई स्टूडेंट चाहिए, वॉल्यूम में स्टूडेंट आएंगे, कम पैसे में हम ज्यादा पढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स कम आएंगे तो भी चला नहीं पाएंगे,
अल्टीमेटली हर एक चीज डिपेंड करता है यार पैसों के साथ। वो आपका, आप सोशल वर्क करो, आप कुछ भी करो, आप अच्छा काम करना चाहते हो, एवरीथिंग इज ओके। एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हो तो आपके सारे काम वहीं पे ठप हो जाएंगे। एक दिन चलाओगे, 2 दिन चलाओगे, 5 दिन चलाओगे, लेकिन एक बार तो रुक जाएगा ना जाके। तो रेवेन्यू एक ऐसा चीज है, आपको जनरेट करना ही पड़ेगा किसी भी हालत। तो जब कभी भी मतलब ऐसा मैंने बहुत देखा है, सोशल मीडिया पे भी देखा है, लोगों का कमेंट्स भी देखा है कि यार सोशल वर्क की बातें करते हैं, पैसे लेते हैं, फीस इतना ज्यादा है, हाई है। यार जाओ जाके करके देखो, किसी भी बिजनेस को खड़ा करके देखो कि उसमें कितने चैलेंजेस होते हैं। सही बात है सर। अभी इतना सारा गवर्नमेंट भी खर्चा चलता आता है सर, गवर्नमेंट भी चलता है तो भी तो टैक्स लेता है ना पब्लिक से, तो अभी तो डेफिनेटली। गवर्नमेंट चलता है। और नहीं तो ज्यादा फिर अगर लेता है, टैक्स नहीं लगेगा तो जितना गवर्नमेंट नहीं रहेगा। जितना लेता है उतना घुमा के कहाँ देता है? कहाँ देते, वापस तो नहीं देता नहीं। देता है। और दूसरा बढ़ा बढ़ा करके गैस बढ़ा रहा है, वो बढ़ा रहा है, तो पेट्रोल बढ़ा रहा है, तो हर हम चीज में लोग टैक्स ले रहा है अभी पब्लिक से। एग्जैक्टली ये खेला खेला रेवेन्यू का है। हम्म। मतलब हमारा कहना क्या है? हमारा कहना है कि यार आप पैसा लो, क्वालिटी प्रोडक्ट, सीधा बात है। आप पैसा जितना चाहिए उसी हिसाब से मार्जिनल पैसा लो कि एकदम मिनिमम कॉस्ट पे आप कितना अच्छा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकते हो। हर एक चीज आपके पैसों के साथ है। आप अगर 5,000 रुपये का चाहोगे तो 5,000 रुपये का भी मोबाइल मिलेगा, और एप्पल का खरीदने जाओगे तो वो 5 लाख का भी मोबाइल आएगा, है ना? तो मगर एक चीज है सर, हम फील किए सर, ये आप लोग जैसे रखे हैं, बहुत जेन्युइन फीस रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत नहीं ज्यादा नहीं है। हमको और जैसे नहीं आप लोग चाहिए। सिखा रहे हैं मैं बहुत हाँ जेन्युइन है, मैं वो बोल रहा हूँ। जैसे आपने सिखा रहे हैं, जैसे ये आप मेहनत कर रहे हैं, तो उसको बहुत जेन्युइन फीस है, कुछ ज्यादा भी नहीं है ऐसा कि आदमी पे नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली वो इतना इतना मार्जिनल पैसा है कि कोई भी पे कर सकता है। और इसमें हम्म। बहुत सारे ऑप्शंस भी रखे हुए हैं कि यार आओ सीखो। तो उसमें से हम हम्म। बोल रहे हैं कि 1 महीना फ्री करो ताकि आप देखो समझो चीजों को कि जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि जिसको समझ में आ जाता है वो तो आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये चीज से कोई फायदा होगा नहीं होगा, क्या होगा। और भरपूर है ना, अभी तो यूट्यूब है, आपके प्लेटफॉर्म्स बहुत है, कंपटीशन बहुत हाई है। और आपको ऐसा होता है कि मार्केटिंग कुछ है जो पैसे वाले लोग हैं, कुछ पैसे वाले लोग हैं, और अब जो दिखता है वो बिकता है। उनका मार्केटिंग का, वो मार्केटिंग के लिए अच्छे अच्छे हायर कर सकते हैं, अच्छा पैसा दे सकते हैं, अच्छे ये रख सकते हैं। हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो हमको खुद से करना पड़ता है। ये जितने सारी चीजें देख रहे हो सारा मेरा खुद का बनाया हुआ है। जितने एनिमेशंस देखते हो, जो भी देखते हो, अभी तक तो लास्ट ईयर तक सारे मार्केटिंग भी मेरा था। एवरीथिंग वाज मी ओनली। ऑटोजेनेसिस ऑटोमेशन मतलब आसिम मजूमदार। अभी क्या है कि नहीं यार उतना सारा हैंडल नहीं होता है, तो चलो ठीक है डिजिटल मार्केटिंग का लड़का ले लिया 2-4। अब क्या होता है, क्यों नहीं लेता हूँ? क्योंकि उससे हेडेक बढ़ता है। हेडेक क्या होता है? इनका सैलरी देना है, आपको घर का रेंट देना है, ऑफिस का रेंट देना है पर मंथ। एकदम अगर आंख बंद कर दो ना तो 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आता है। नाउ यू बिल्कुल थिंक सही। कि 1.5-2 लाख का खर्चा अगर आपको बियर करना है तो आपको, और अगर फिर से फीस भी कम करके अगर क्वालिटी प्रोडक्ट देना है तो आपको वॉल्यूम चाहिए। मैं फीस इसलिए कम करता हूँ कि वॉल्यूम में लोग आए तो सब लोगों के ऊपर बर्डन थोड़ा थोड़ा पड़ेगा, चीजें भी अच्छा दे सकते हैं। लेकिन अगर वॉल्यूम ना आए तो बिजनेस सस्टेन नहीं कर पाएंगे, है ना? तो अल्टीमेटली सबका घर चलाना है, कोई भी बिना पैसे का तो काम करेगा नहीं मेरे साथ। तो बात वही है कि इंटेंशन कुछ भी हो, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द रेवेन्यू जनरेट होना ही पड़ेगा। अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हो, कोई भी काम करो, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हो तो वो काम नहीं हो रहा है, वहां पे गड़बड़ है। वो चाहे गवर्नमेंट हो, एनजीओ हो, कुछ भी हो। मेरा कहना ये है कि आप ऐसा प्रोडक्ट लेके आओ जिससे बेनिफिट हो, मार्जिनल फीस हो, सब लोग दे सके और लोग एंजॉय कर सके। चलो जिसका फीस बाकी है दे देना भाई, वो बहुत मुश्किल होता है सस्टेन कराना, है ना? ना बिल्कुल सही सही सही। नहीं एग्जैक्टली भाई। एकदम सस्टेन करने के लिए जरूरी है फीस देनी। यार मेरा बच्चे का क्लास क्या कहते हैं इसको, प्ले स्कूल का फीस मैंने लास्ट ईयर उसका एडमिशन, ये जो छोटा वाला घूमता रहता है ना, उसका एडमिशन कराया, लास्ट ईयर कराया 11,000 रुपया दिया था।
वो सिर्फ 1 हफ्ता स्कूल गया और फिर लॉकडाउन हो गया। फिर व्हाट्सएप में कुछ कुछ मैसेज देते रहे। अब उसको व्हाट्सएप में क्या समझ में आएगा या फिर उसको लेके पढ़ाएगा कौन? बर्बाद हो गया। ओल्ड माइग्रेशन, तो उसका स्कूल बंद हो गया। 1 साल का पूरा मेरा 11,000 बर्बाद। अब इस साल क्या किया, मैंने एडमिशन दिया नहीं पहले, तो सिर्फ अप्रैल जब क्रॉस कर रहा है ना, तो सोचा यार इसका साल बर्बाद हो जाएगा, अब तो चलो दे ही देते हैं। पर जिस दिन दिया ना एडमिशन, सैटरडे को दिया पैसा, संडे गया, मंडे से हो गया लॉकडाउन और अभी तक खुला नहीं है। तो ये पैसा भी और 10,000 रुपया मेरा बर्बाद हो गया। तो प्ले स्कूल का एडमिशन में हमको 10-15 हजार रुपया एडमिशन होता है और सालाना शायद से 30 to 35,000 40,000 रुपीज लगता है। क्लास 1 में मैं देता हूँ तो 50-55 हजार रुपया लगता है। अब केजी नर्सरी क्लास 1 का पैसा साल में वो लोग 50,000 ले रहा है। हम लोग तो यहाँ पे प्रोफेशन है, आपके करियर के लिए सिखा रहे हैं। अगर कोई बढ़िया से एक बार मेरा कोर्स कंप्लीट, जितने ने किया ना कोर्स कंप्लीट किया, उसने अपना सैलरी डबल कर ही लिया द नेक्स्ट मंथ और वेरी नेक्स्ट मंथ। फ्रेश लड़का है, उसका जॉब लग गया 6-8 महीना 1 साल में, वो भी अपना एक पोजीशन बना रहा है। लेकिन हम जब बोल रहे हैं कि 10,000 रुपया 15,000 रुपया, तो लगता है कि अरे सर 15,000 रुपया तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम करिए। इतना सारा चीज सिखाएगा कौन? फिर मोटिवेशन नहीं रहेगा, बंद करना पड़ेगा, क्या होगा? वही होता है। एनीवेज छोड़ो, ये सब तो टेक्निकल डिफिकल्टीज है। रेवेन्यू और सबसे बड़ा बद्दा चीज जो मेरे को लगता है, सच बता रहा हूँ दिल से, कि जो पढ़ा ज्ञान ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये क्या है? ये तो ज्ञान है, ठीक है? तो ज्ञान बेच के एक्चुअली पैसा लेना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मगर सर सरवाइव करने के लिए तो जरूरी है। बीपीएल वाले क्या करे सर? हमारा ईयरली इनकम 30,000। कौन हो भाई? अच्छा जो भी है नाम तो बोलेंगे नहीं। जो बीपीएल ये हमने रखा हुआ है ना कि बीपीएल वालों का जिनका ईयरली इनकम ये हो रहा है, जिनका सही में जेन्युइनली एकदम से पैसों का दिक्कत है और सीखना चाहता है, उनके लिए फ्री है यार ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन। आपको सिर्फ सर्टिफिकेट देना है या फिर कॉलेज से लिखा के देना है एडमिनिस्ट्रेशन को। हमारे एक सर्टिफिकेट आएगा कॉलेज की तरफ से कि हाँ जेन्युइन, सिर्फ जेन्युइन की। क्योंकि आज अगर हमने जैसे ही डिक्लेयर कर दिया कि बीपीएल के लिए फ्री है, तो अंबानी का लड़का भी आ जाएगा शायद से कल को कि मैं बीपीएल का डर। ये तो इंडिया है कि आप वो ऑनेस्टली, अगर जितना हम मेहनत करते हैं उतना ऑनेस्टली अगर हमारे पार्टिसिपेंट भी होते, तो कहां से कहां पहुंच चुका होता ऑन्टोजेनेसिस। आज मेरा 8 साल चल रहा है इसमें, और इतने सारे बच्चे यहाँ से निकले हैं, इतने सारे लोगों को अच्छी पोजीशन पे है। बट मैंने देखा है, मेरे को कब पता चला पता है? लास्ट ईयर ना, उससे पहले मेरे को पता चला कि हो क्या रहा है, कि लोग यहाँ से पास करते हैं पहली बार, जो फ्रेश लड़के हैं उनके बायोडाटा में ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन बढ़ा करके लिखा होता है, वो जाते हैं इंटरव्यू देते हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइम जब ये अपना बायोडाटा बनाते हैं ना, तो वहां से ऑन्टोजेनेसिस को हटा देते हैं। 2 चीज, कि कोई दूसरा सीख लेगा, दूसरा कि क्यों बताएं कि कहाँ से सीख के आए हैं, हम जानते हैं बोलो, तो हमने सीखा हुआ है, हम जानते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये चीज के कारण क्या होता है कि स्प्रेड नहीं हो पाता है। सिर्फ पता है, जब जितना तुम अपनी नॉलेज को शेयर करते हो ना, उतना ही तुम्हारी नॉलेज बढ़ती है। तो सर मैं जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ, गोदरेज वालिया, अंकलेश्वर गुजरात, उसके इंजीनियर्स ऑफिस में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इंस्ट्रूमेंट के इंजीनियर्स बैठते हैं। दे आर जस्ट eager to know, they are like 12 years 13 years experience, they are just eager to know कि मेरे गए लेक्चर में मैंने क्या सीखा।
मैंने ये, और सब सारे इंजीनियर्स के अंडर अप्रेंटिस ट्रेनी आते हैं मेरे जैसे, मैं एक अप्रेंटिस G80 हूँ। अभी वो लोग सब ऐसा ही कंसिडर कर रहे हैं कि अभी नया जो लॉट आएगा इस बार, वो अपने सारे G80s को रिकमेंड करेंगे कि ऑन्टोजेनेसिस तुम लोग ज्वाइन करो, ताकि नहीं, इट्स नॉट लाइक कि मैंने बोला इसीलिए, इट्स लाइक कि जब से मैंने ज्वाइन किया है ना, मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। हमारे वहां पे थॉट ऑफ द डे और ऐसे होता है जो हर जगह थॉट ऑफ द डे, तो नॉलेज ऑफ द डे का बोर्ड है इंजीनियर्स ऑफिस में। मैंने वहां पे सिर्फ वो 2 एम्पियर वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि 2 एम्पियर होता है, इस मींस इक्वल्स टू 2 कूलम पर सेकेंड, इट मींस 1 कूलम में इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, तो 2 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, इतना मल्टीप्लाई करके पर सेकेंड, सिर्फ वैल्यूज लिखी है और जस्ट, और ऐसे बनाया जस्ट इमेजिन ऐसा होता है करके। एवरी टाइम यू डोंट नो, मैं PNID डिस्कस कर रहा था तो हमारे बॉस की कैबिन में जाते हैं, वो नहीं आए, एक दिन वो नीचे आए थे और ही ऑल्सो रेड इट एंड ही आस्क्ड कि ये किसने लिखा है। So it's like my performance is like getting them eager कि ये कहाँ से सीख रहा है, क्यों सीख रहा है, मतलब कैसे सीख रहा है। So वो ऐसे रिकमेंड करना चाहते हैं और करने वाले हैं। मैं गोदरेज नियर अबाउट 2 महीने बाद शायद मेरा गोदरेज में लास्ट डे होगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, पर दे आर लाइक, उनके नए अप्रेंटिस ट्रेनीज जितने भी आने वाले हैं सबको वो ये रिकमेंड करेंगे, क्योंकि उससे उनका काम खत्म हो जाएगा सिखाने का, जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ से किसी के। वो इंजीनियर उन्हें 6 महीने का टाइम देगा कि तुम फील्ड को समझो। स्टार्टिंग के 2 महीने वो बोलेगा फील्ड को समझो, मैं कुछ कुछ ऊपर से बता देता हूँ, ऑटोमेजिनियस ऑटोमेशन ज्वाइन करो, और 6 महीने में बचे हुए 4 महीने, अब 6 महीने का ये उन लोगों ने बोला, 6 महीने ब्रीफिंग ये, 2 महीने ये, 12 महीने का कोर्स होता है। 4 महीने तुम प्रूफ करो कि तुमने क्या सीखा वो फील्ड पे परफॉर्म करके, ओके, एंड देयर इज वैकेंसी, यू आर हायर्ड। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है, ऐसा करके किया है ये। मैं आपसे फर्स्ट टाइम ही मिला हूं सर, पर ये सारी चीजें आपको मार्केटिंग एजेंसीज हायर करने की जरूरत नहीं सर। वी आर द वन जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वी आर योर मार्केटिंग एजेंसी। होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है ना इसीलिए तो दिक्कत हो रही है। एनीवेज, तुम्हारे जैसा अगर सारे पार्टिसिपेंट मिल जाते तब तो क्या जरूरत था मेरे को, काहे के लिए मैं और लोगों को हायर करूं, या फिर मैं बोलना पड़े। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे पार्टिसिपेंट्स, मैं जितना इन्वेस्ट करता हूं उनके लिए, अपना पूरा आप लोग यकीन नहीं करोगे, ये सब एक दिन में बनाया हुआ चीज नहीं है। इसके लिए मेरा जो बेहतरीन टाइम है ना लाइफ का, वो मैंने सिर्फ इसी के पीछे दिया है। पिछले 8-10 साल से मैं ना तो कहीं जाता हूँ, ना किसी से मिलता हूँ, मैं अपने रूम पे रहता हूँ, अपने ऑफिस पे ही रहता हूँ, सुबह से रात तक उसी चीजों को बनाने में लगा। इतना सारा नॉलेज हासिल करना इतना कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। और आप लोगों को जो मिल रहा है ना यहाँ पे, सिर्फ ऊपर वाला लेयर का जो क्रीम मिल रहा है, मिलेगा तो सब कुछ, कहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो क्रीम निकाल के सिर्फ क्रीम लेके आना, वो बहुत दिक्कत वाला काम है। आप किताब खोलो, गूगल खोलो, इतना सारा चीजें मिल जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा पढ़े कौन सा नहीं, फिर दिमाग पे रहेगा नहीं। मैं उसी हिसाब से बनाता हूँ ताकि जितना आपको जरूरत है उतना मिले और वो आपके दिमाग पे सेट होके बैठे। ठीक है, चलो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, सबके लिए कोशिश करता हूँ, चाहे पैसा दे ना दे उससे मतलब नहीं है, सीखो। लेकिन साइमल्टेनियसली मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मुझको सरवाइव करना है तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मेरे पूरे टीम को अगर मेरे को सपोर्ट करना है तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो बोलो लोगों को आए, और खुद का भी जो फीस वगैरह है अगर बियर कर सकते हो, यार नहीं बियर कर सकता है कोई, एकदम से बियर नहीं कर सकता है, आप बोल दो, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं हूँ आपके लिए। लेकिन अगर बियर कर सकता है कोई, और फिर थोड़ा सा देखो, दिक्कत सबको होता है, ऐसा नहीं है कि सबके पास भरमार पूरा पड़ा हुआ है और वहां से दे देगा, नहीं, उससे होने से तो लाख रुपया ले लेंगे। लेकिन यार 15,000 रुपया लेते हैं, 45,000। जब मैंने ये कोर्स शुरू किया था 2013 में, तब मैं 30,000 में कराता था। आज
8 साल बाद मैं इसको आधा कर दिया हूँ फीस। क्यों? ताकि मैं मुझको वॉल्यूम मिले। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, पहले सीट लिमिटेशन थे, यहाँ पे सीट लिमिटेशन है, लेकिन वॉल्यूम तो रहे ना, तब जाके सस्टेन हो सके। देख लेना, आप लोग भी सोचो। मैं अपना काम करता हूँ, आप लोग अपना काम करो। चलो शुरू करते हैं जॉब जिम। और पहले इसका सिलेबस को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आज। अभी तक हमने जो जो किया वो सारे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्लासेस थे। जॉब जिम का जो मेन टारगेट है अपना, वो क्या है कि हमको जॉब रेडी होना है और हमको ओवरऑल मल्टीफेसिटेड वे में अपने आप को आगे लेके जाना है। ठीक है, मल्टीफेसिटेड जब मैं बोलता हूं तो आप लोगों को समझना चाहिए कि देखो ओवरऑल डेवलपमेंट, जॉब जिम क्यों बोल रहे हैं कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि किसी एक जगह पे हमको हमारा स्टक हो जाए जाके करियर। वो इस टाइप से हो कि अपना जो दिमाग का सोच है, अपना परसेप्शन है, वहां से अपना एटीट्यूड है, अपना प्रेजेंटेशन है, वो सारी चीजों के साथ अपने को नॉलेज बिल्डअप करना है। और टेक्निकल, थियोरिटिकल प्लस प्रैक्टिकल। अब इसमें जैसे इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आप सभी को पता है ये 3 ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो EEE है, ECA है, अलग अलग होते हैं, तो कोई भी ब्रांच हो, सिंपली हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मदर ब्रांच से रिलेटेड जितने सारे ब्रांच है, उन सबको क्या क्या सीखना चाहिए किसी भी एक इंडस्ट्री में सस्टेन करने के लिए। वह सबसे पहले तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल चाहिए। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल चाहिए तो हमको क्या क्या जानना चाहिए? हमको सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, एक्चुअल वायरिंग को समझना चाहिए कि कोई पैनल है, पैनल में कैसे लगा रहे हैं, उसमें फेयरवेलिंग कैसे कर रहे हैं, जो ड्राइंग है उस ड्राइंग को देख के क्या मैं पैनल को समझ पा रहा हूँ कि नहीं। वो PCC पैनल हो, MCC पैनल हो, कोई भी पैनल हो, उसका जो बना हुआ है प्रैक्टिकल वायरिंग और जो ड्राइंग है मेरा, उसको मैं मैच करा सकता हूँ कि नहीं। अगर मैच करा सकते हो ड्राइंग के साथ फील्ड को, तो आपका आधा काम हो गया है। यहाँ पे कोई भी फॉल्ट आएगा, आप ड्राइंग पढ़ के आप समझ सकते हो कि यहाँ तक करंट आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब इस जगह पे प्रॉब्लम होगा। दूसरा चीज जो हमको सीखना है वो है वायरिंग सीखना है कि लेडर, P2P बोले, SLT बोले, तो इनमें डिफरेंस क्या है और ड्राइंग कैसे बनता है ड्राइंग का। और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज, स्विचेस, पुश बटन्स जो भी होते हैं, तो क्या क्या टाइप्स के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारे टाइप्स आपको याद हो, आपको पता हो, पॉसिबल नहीं है, इतने सारे वैरायटी है। लेकिन आपको पता हो कि फ्यूज क्या होता है, कौन सा फ्यूज कहाँ पे यूज करते हैं, थोड़ा बहुत बस। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रिले, कॉन्टेक्टर, टाइमर, ये क्या होते हैं, कैसे इसको कनेक्ट करते हैं, उसका फंक्शनिंग क्या है। जो एक्सपीरियंस्ड है उनको तो पता होगा रिले और कॉन्टेक्टर टाइमर का, लेकिन जो फ्रेश लड़के हैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि रिले वो कभी देखते भी नहीं है, वो जानते ही नहीं है, सिर्फ पढ़ते हैं रिले होता है। सो रिले कैसे काम करता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, कैसे कनेक्शन होता है, इसमें जो नंबरिंग होता है वो किस टाइप से दिया होता है, वो सारे चीज हम देखेंगे। फिर केबल ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, लैगिंग, फेरूलिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल के टूल्स, हाउ टू यूज इंस्ट्रूमेंट लाइक मेगर, कब यूज करते हो, कैसे यूज करते हो, क्लैंप मीटर क्या होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। सिंगल फेज वायरिंग देखेंगे और शायद से कुछ देखे हुए हैं। फिर मोटर कंट्रोल सर्किट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है PCC MCC का काम मोटर कंट्रोल सर्किट होता है। और उसी के साथ हार्डवेयर, लॉजिक, कंट्रोल एंड इंटरलॉक्स देखेंगे कि इलेक्ट्रिकली हम कैसे इंटरलॉक्स लगा सकते हैं। स्पीड कंट्रोल, BFD क्या काम करता है, BFD का कनेक्शन कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेंटेनेंस क्या होता है, ब्रेकर्स और इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, क्या क्या ब्रेकर कहाँ पे यूज करते हैं, मेनली पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे। पावर प्लांट इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की आपको सिंक्रोनाइज करना है जैसे ग्रिड के साथ, तो डेड पास, लाइट पास में कैसे सिंक्रोनाइज करते हो, आपका पैरामीटर क्या क्या देखना पड़ता है पावर प्लांट में, उसका रिपोर्ट कैसे बनाना है, वो सारी चीजें थोड़ा सा देखेंगे। फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रबल शूटिंग, कि इलेक्ट्रिकल का कोई भी इक्विपमेंट है जिसमें अगर कोई फॉल्ट आया है तो हमको कैसे फॉल्ट फाइंड करना है ना। तो ये सारी बातें होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल की, जो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसको जानना उसके लिए बहुत जरूरी है। साइमल्टेनियसली अगर ये सारी बातों का अगर नॉलेज ना रहे तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला भी अंधेरे में रहता है। सो इंस्ट्रूमेंटेशन का लड़का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, उनको भी ये सारी बातें जाननी चाहिए इलेक्ट्रिकल रिलेटेड।
फिर होता है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग स्किल। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग स्किल में कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का टूल्स एंड टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट वालों का अलग से टूल्स होता है, क्या क्या यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूबिंग्स एंड फिटिंग्स, की ट्यूब का साइज कैसे पता हो, फिटिंग्स कैसे लगाए, कौन सा फिटिंग कैसे हम मंगवाए, थ्रेड कैसे होते हैं, क्या क्या टाइप के होते हैं। तो ये सारी बातें नहीं जानते हो तो फिर आप कभी अगर आपको इंडेंट डालना है, आपको दिक्कत आ रही है, कहीं पे गए हो लगाना है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला चाहिए, आप अगर परचेज को जाके परचेज डिपार्टमेंट को जाके बोलते हो ये वाला नट चाहिए, अब वो नट लेके जाएगा बाजार में और मिला के देखेगा, लेकिन आपको देना है इंडेंट, आपको लिख के देना है। तो आप लिखोगे जब इंडेंट किसी भी चीज का, तो आप कैसे इसका आईडी दोगे, ओडी दोगे, या फिर आपका थ्रेड का स्पेसिफिकेशन दोगे, तो किस तरीके से देते हैं वो जानना जरूरी होता है एक इंजीनियर को। फिर आपको मेजरिंग मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स क्या क्या यूज करते हैं हम, और कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट्स लाइक पावर सिलेंडर कैसे काम करता है, आरपीसी काम करता है, रीड स्विच क्या होता है, कैसे उसको लगाते हैं, ये सारी बातें आपको जाननी चाहिए। कंट्रोल वाल्व्स के बारे में जाननी चाहिए और डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल वाल्व्स, सिलेक्शन एंड साइजिंग मेनली, कि कौन सा कंट्रोल वाल्व आप कहाँ पे यूज करोगे और उसका कैलिब्रेशन कैसे करोगे, ये इंस्ट्रूमेंट का पार्ट होता है। मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, उसका कैलिब्रेशन, आरटीडी होता है, थर्मोकपल होता है, आपका प्रेशर गोज, प्रेशर ट्रांसमीटर कैसे लगाते हैं, फ्लो मेजरमेंट, ड्रम लेवल कंट्रोल, आईपी कन्वर्टर, रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर, न्यूमेटिक कंट्रोल्स, तो ये सारी बातें। और मेनली आपका पीआईडी सेटिंग्स एंड लूप टेस्टिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, ये सारी बातें आएंगी इंस्ट्रूमेंटेशन। ऑटोमेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे तो हमको जानना है कि पीएलसी का पूरा जानना है, पीएलसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलसी में कैसे हम लॉजिक लिखेंगे, लेटर लॉजिक सीखेंगे, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम सीखेंगे, ठीक है। तो पीएलसी का स्काडा के साथ कैसे अटैच करना है, कैसे उसको डिजाइन करना है, वो डिटेल्स में सीखना है। और मेनली हम करेंगे ये सारा चीज पावर प्लांट, क्योंकि जब तक आप प्रोसेस नहीं समझते हो तब तक आप इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इलेक्ट्रिकल भी नहीं समझ पाओगे। तो प्रोसेस हम समझेंगे पावर प्लांट को, और एक बेस लेके चलेंगे थर्मल पावर प्लांट का, और उसी का प्रोसेस सीखेंगे। मैं बोल रहा हूँ ना कि जितना सारा इंडस्ट्री आप घूमोगे, अगर कुछ सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कहीं पे, तो दैट इज योर थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट प्रोसेस कंट्रोल अगर सीख जाते हो, बॉयलर, एएफपीसी बॉयलर का कंट्रोल, स्टीम टरबाइन का कंट्रोल, तो आपका आधा से ज्यादा काम आप किसी भी इंडस्ट्री में आप सर्वाइव कर सकते हो, जाके आप कोई भी काम कर सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। एंड देन योर बेसिक इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट, उसमें हमने काम किया है थोड़ा बहुत, अभी और थोड़ा बहुत जानना बाकी है। जैसे मशीन का वो आएगा, जैसे जैसे आएगा करते जाएंगे। तो बेसिक का थोड़ा सा हमने फंडा ले लिया कि जो भी रिविजन वगैरह थे, करंट, वोल्टेज और फील्ड वगैरह कुछ होते हैं, तो एक आइडिया लिया है उसमें, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। एटीट्यूड बिल्डिंग सेशन हम करते रहेंगे, अभी संडे भी होगा, या फिर बीच बीच में आपको अलग अलग लोग भी मिलेंगे, और मैं खुद से स्पेशल सेशन लूंगा आप लोगों का। साइमल्टेनियसली हम MIS और रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए हमको करना पड़ेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्टडी करेंगे कि एक्सेल में कैसे काम करते हैं, और कुछ प्रोजेक्ट भी दिया जाएगा आपको करना है, आप अपना ये सारा चीज डेवलप करोगे। इंटरपर्सनल स्किल्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और बोलने दिया जाएगा आप सबको कुछ ना कुछ, कि सिर्फ जानने से नहीं होता है, आपको आप प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए, आपको प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको करके देना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, पीपीटी कैसे बनाते हैं वो भी सिखाएंगे, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को सिखाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सो ये है आपका इलेक्ट्रिकल का जॉब जिम, जो मैंने पूरा बताया आप लोगों को, जो हम करेंगे अभी, या आज से शुरू कर रहे हैं। सर अभी तक हमने जो किया था, दैट वाज, अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग किया, दैट वाज लाइक एन ओवरव्यू, लाइक एक डब्बा पड़ा स्वीट्स का, उसमें से सिर्फ उसका सिल्वर फॉइल टेस्ट किया। बिल्कुल right. बिल्कुल, वो कुछ ये से थोड़ी ना कुछ आप काम कर सकते हो, जितना हमने सीखा है। अभी फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा है, चार्ज कहाँ पे, उससे आप क्या कहाँ पे जाके काम करोगे उसके साथ, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग के लिए था, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इसीलिए बोलते हैं उसको, है ना। कहीं पे बातचीत करना है तो आप उसको समझा सकते हो लोगों को, या फिर खुद से पढ़ सकते हो, खुद से समझ सकते हो उसके बेसिस पे, ठीक है। तो आप बताओ कि कहाँ से शुरू करें, ऑटोमेशन से शुरू करें,
या प्रोसेस से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? और ये क्वेश्चन है सर, मतलब आप हमें इलेक्ट्रिकल के स्किल्स दोगे, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन की स्किल्स दोगे, फिर ऑटोमेशन की स्किल्स दोगे, और फिर एक प्रोसेस इंडस्ट्री में का एक्सपीरियंस दोगे पावर प्लांट का, जिसमें हम वो तीनों स्किल्स यूज करेंगे और सीखेंगे, राइट? एग्जैक्टली। सर अब हम अगर चाहे तो इंस्ट्रूमेंट से शुरू कर सकते हैं क्या? हाँ सर, इंस्ट्रूमेंट से अगर चाहेंगे तो शुरू कर सकते हैं। हाँ मतलब ये इस पॉसिबल है सर, इंस्ट्रूमेंट से शुरू करेंगे तो। कौन कौन है? मोस्टली तो इंस्ट्रूमेंट वाले दिख रहे हैं, सैयद, मैं और जूरी। और सर एक बात बोलना था सर, ये जो अगर अपना फ्रेंड को अगर अगर शेयर करना चाहे तो क्या ये अपना लिंक को शेयर कर सकते हैं सर, कि वो भी आकर के देखे, फिर एडमिशन वगैरह अगर समझ में आया तो एडमिशन लेने के लिए? किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ। और अभी तो 5 सितंबर से फिर से नया बैच शुरू करेंगे, उस बैच पे डालो, क्योंकि बीच में आके ज्वाइन करेगा उसको समझ में नहीं आएगा, बैच में नहीं। अच्छा, फर्स्ट बेंच में तो वो करिएगा तो बहुत, हमारे फ्रेंड सब भी बहुत सारे सर्कल में है, तो लोगों को सर दे देंगे, मतलब तो वो लोग सबको बोलो ना, एक महीना तो फ्री है, कम से कम फ्री तो कर ले, कुछ तो हाँ सीख हाँ, लेगा। वो फ्री वाला कब से वही है? बोलना मतलब चाह सर रहे वो सर, फ्री वाला कि सर अगर वो जो अगर ऐसा रहेगा तो वो कम से कम फ्री वाला में करेगा तो वो उसको भी थोड़ा समझ में आएगा, तो फिर वो एडमिशन लेने का चांस ज्यादा ही पड़ जाएगा। सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो फ्री वाला है आपने बोला, ये मतलब 1 सितंबर से वापस आप, जो हमारा जुलाई 15 से चालू हुआ था जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, वहां से आप 1 सितंबर से वापस लोगे, राइट? हाँ हाँ फर्स्ट सितंबर से लेंगे तो उसका टाइमिंग अलग रहेगा सर, हाँ, अलग कि हम ही होगा। लोगों के साथ रहेगा? नहीं नहीं, तुम लोगों के साथ कैसे करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे ना। आप लोग कुछ एक लेयर बन चुका है, आपको अब तो आगे आगे निकलना है, उनको तो जहाँ ठीक है तक सर, डालना वो है वाला वो देखो। लिंक शेयर कर दीजिएगा, तो हम लोग फ्रेंड सब सर्कल में है, उसको हम ठीक। लोग ये सर कर एग्जाम सकते के लिए हैं, बोल प्रिपरेशन सकते कब करवाओगे फिर? जेई और एई के लिए वो क्या क्लास चीज? लेते थे वो, जेई और एई के लिए क्लास लेते थे वो, कब होगा? एपीडीसीएल का? नहीं, वो तेरी ले रहे थे ना आप, नेटवर्क पिटवर्क को, नेटवर्क मशीन, तेरी तेरी। नेटवर्क थ्योरी? हाँ। नहीं, अगर कोचिंग का है तब तो उसका टाइमिंग है आपका 6:30 से 8 बजे तक, अच्छा, और ये ट्रेनिंग का है? और ये जो 8 बजे से रात को हम कर रहे हैं ट्रेनिंग वाला पार्ट, अच्छा। ऑटोमेशन का, ठीक है। सर ये दोनों में करने के लिए क्या 2 बार फॉर्म भरना पड़ेगा क्या सर? हाँ, अलग अलग कोर्स है एपीडीसीएल ना। हाँ, अलग अलग कोर्स है, तो कर मतलब फॉर्म तो एक ही दिया है ना सर, 2 बार फिल करना पड़ेगा ना? हाँ, अलग अलग से कर लो, सर ऐसे तो कर या सकते फिर हैं दोनों। जॉन्टी से बात कर लेना, जॉइंटो से बात कर लेना, वो एडमिशन करा देगा अगर चाहिए, ठीक है। क्योंकि उसमें थैंक होने यू से सर। क्या है, उसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, थ्योरी में और घुसेंगे, तो वो चीज क्या है कि प्रैक्टिकल फील्ड में जाके काम करते टाइम आपको नहीं चाहिए, वो डिजाइन वगैरह कर रहे हो या फिर आप एग्जाम देना चाहते हो, वहां पे आपको काम में आएगा, ठीक है। और इसमें जो करेंगे वो प्रैक्टिकल चीजें हैं, जो आपको एग्जाम में कुछ तो मदद करेगी, लेकिन वहां पे एग्जाम में थोड़ा ही ना चाहिए कि आपका ऑटोमेशन चाहिए, लेडर लॉजिक चाहिए, वो सब नहीं चाहिए ना एग्जाम में, तो दोनों। नहीं सर, ऐसे हाँ, हम तो लोग तो सर ऐसे काम कर रहे, जॉब भी कर रहे हैं ना सर, तो एक्चुअली और एपीडीसीएल का प्रिपरेशन भी हो रहा है, तो एक्चुअली दोनों हम लोगों के अभी जरूरी है, दोनों साइड में। कौन बोल रहा है? सर मैं वेदांत बोल रहा हूँ सर। वेदांतो? यस सर। क्या कर रहे हैं आप लोग? वेदांतो बोल रहे हैं? वेदांतो दिख नहीं रहा है मेरे को यहाँ पे। ओ अच्छा, वेदांतो नाथ, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अगर दोनों करना है, दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यस सर। करने को कर सकते हो, उसमें क्या है, दोनों एक साथ साइमल्टेनियस चलेगा। चलिए ठीक है, मैं आज शुरू कर रहा हूँ आपका। हाँ बोलो। सर एक्चुअली कल मेरा कल राउंड इंटरव्यू है, तो हाँ, उसके रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन रिलेटेड अगर आप कुछ सिखाएंगे तो अच्छा होगा, मतलब इंटरव्यू रिलेटेड। इंटरव्यू है? कहाँ पे इंटरव्यू है?
कल है एक्चुअली टेक्निकल राउंड, तो आज तो फर्स्ट, कल टेक्निकल राउंड, तो इसलिए नहीं जूली, इट्स आउट ऑफ आसाम। आउट ऑफ मतलब ऑनलाइन हो रहा है क्या इंटरव्यू? क्या ऑनलाइन हो रहा है कि ऑफलाइन हो वो रहा जूम कॉल में, है? जूम में हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस। ओके, किस टाइप का इंडस्ट्री है? हाँ, इंडस्ट्री क्या है? एफएमसीजी कंपनी है, एफएमसीजी है ना? बेवरेजेस। ओके, एफएमसीजी है तो हाँ, बेवरेज इंडस्ट्री है। यस सर। ओके, तो आपका मेनली होगा ऑटोमेशन के ऊपर। आपका क्या मेंटेनेंस रोल पे ना? हाँ, मेरा तो डेजिग्नेशन मेंटेनेंस एग्जीक्यूटिव था, लेकिन यहाँ पे डेजिग्नेशन चेंज है, थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग है, बट बोथ मतलब प्रोडक्शन। तब तो देखो, एफएमसीजी कंपनी आज है। थोड़ा बहुत रफली तो हम्म हम्म आज पीआईटी एंड वीएफडी के बारे में थोड़ा बहुत पूछ रहे थे। जैसे हम्म पीआईटी में जो पीआईएनडी में जो डिफरेंस होता है ना, हम्म उन सब के बारे में, और तो वीएफडी का जो एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन टाइम होता है, वो सब थोड़ा बहुत पूछ रहे। हम्म ओके, सो सर चलो। मेरे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट का जो इंटरव्यू का जो है आया था, हमारे हमारे फ्रेंड ने दिया था, उसका सिलेक्शन हुआ है। उसने कंपनी ने इंस्ट्रूमेंट पे कुछ इसके लिए क्वेश्चन किया था, उसका सेकंड राउंड होने वाला है उसके लिए। अच्छा, तो वो क्या मैं आपको दे सकता हूँ क्या सर हाँ अभी? श्योर 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 श्योर। तो उसमें सर बहुत सारा पूछा, जैसे बाइनोकुलर टेस्ट होता है सर, जो बेंच जो होता है ना, उसमें वो उसका बोला था। वाटर बाथ क्या होता है सर, वो पूछा था। टेम्परेचर बात, वाटर बात। वाटर बाथ, किस टाइप का वाटर, इंडस्ट्री है? ये सर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है सर। नहीं नहीं, इंडस्ट्री किस चीज का है? ये जस्ट केमिकल। जैसे जैसे होता है ना सर, कि हॉस्पिटैलिटी हुआ या स्कूल कॉलेजेस में ऑटोमेशन होता है, तो उसमें बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट भी होता है ना सर, तो उसी के रिलेटेड में ही है, वो कंपनी है। अच्छा चलो ठीक है, कुछ डिस्कस करते हैं। जूरी का कल इंटरव्यू है, हम चाहेंगे कि उसका इंटरव्यू अच्छा जाए। तो आज हम एज एन क्लास स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, पर मैं चाहता हूँ कि सर ओवरव्यू की इंस्ट्रूमेंटेशन में, जैसे अभी लेवल है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, हाँ, तो उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को पकड़ के, उसके कुछ प्रिंसिपल्स को पकड़ के अगर आप बता सको, तो इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, मुझे टेम्परेचर में इतना पता है, प्रेशर में इतना पता है, लेवल में पता बिल्कुल है इतना। ठीक, ठीक है, थैंक यू। सो भाई देखो, नंबर वन, इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है? व्हाट इज इंस्ट्रूमेंटेशन? नथिंग बट ऑटोमेशन। द इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब क्या है? मेजरिंग डिवाइसेस। इंस्ट्रूमेंटेशन है मेजरमेंट एंड कंट्रोल। मेजरमेंट एंड कंट्रोल, या इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब ही है, इंस्ट्रूमेंटेशन का मतलब होता है कि मेजर करना, और किसी भी चीज को अगर मेजर करते हो तो उसको कंट्रोल करना, ठीक है? वही है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अगर दुनिया का कोई इंजीनियरिंग सबसे पहले शुरू हुआ था तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन से था, कि किसी भी चीज को क्या शुरू किए थे, कि मापना, तोलना, कि ये क्या है, देखना, है ना? तो लोग कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन एक नया ब्रांच है, बट अगर आप गौर से देखो तो इंस्ट्रूमेंटेशन इज द ब्रांच which जब पत्थर को घिस के आग बना रहा था ना, तब से शुरू हुआ है। तो वो इंस्ट्रूमेंटेशन है कि पहले उसका जो एनालिसिस करना, कि इतना लेंथ है, क्या है, इसको इसके मारे ना मारे, कितने फोर्स से मारे, इसका जो मेजरमेंट करना, चक्का को बनाना, गोल करना, तो वहां से शुरू करके वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंटेशन ही है। अब इंस्ट्रूमेंटेशन धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो अभी क्या हो गया है, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में शिफ्ट हो गया, ठीक है? पहले मैकेनिकल टाइप से करते थे, जैसे कंट्रोल, जब हम बोलते हैं कंट्रोल,
अल्टीमेटली तो सारा चीज क्यों मेजर कर रहे हो, ताकि आप कंट्रोल कर सको, है ना। और कंट्रोल जो है, पहले का कंट्रोल क्या था, सबसे पहले मैनुअल कंट्रोल था। तो लोग क्या करते थे, वो मैनुअली हाथ से घुमा घुमा के, वाल्व वगैरह घुमा के आप हाइड्रोलिक चीजों को मेंटेन करते थे और उसी से प्रोसेस को चलाते थे। फिर क्या हुआ, मैनुअल कंट्रोल को हटा के आपने न्यूमेटिक लगा दिया। व्हाट इज न्यूमेटिक कंट्रोल? न्यूमेटिक का मतलब एयर से कंट्रोल करने लगे। से कंट्रोल सो कभी देखा है न्यूमेटिक प्लांट, देखा है कहीं पे? यस सर, मैंने देखा है हाँ, सर। न्यूमेटिक प्लांट का कंट्रोलर क्या होता है, बताओ किस टाइप से होता है? न्यूमेटिक का सर, उसमें से ज्यादातर सर वो अपना ये कॉपर रहता है, ट्यूब्स होते हैं और या एयर ट्यूब्स होते हैं एयर जैसे। ट्यूब होता है। हाँ। और हम लोग मतलब जिस एक लोकेशन से जैसे अभी 4 to 20 मिली एमपीएस सिग्नल्स पास करते हैं, तब वहां पे पहले डायरेक्ट 3 to 15 पीएसआई का एयर पास करते थे और वो जाता था, वो काम करता था और वही फीडबैक सिग्नल के तौर पे आता था। एग्जैक्टली। सो न्यूमेटिक कंट्रोल में क्या होता है, जो कंट्रोलर होते थे वो कंट्रोलर पीआईडी कंट्रोलर्स थे, जिसमें से आपका जो आउटपुट निकलता था वो आउटपुट 3 to 15 psi, मतलब आपका 0.2 से 1 kg, 0.2 से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर से हम सारे के सारे न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल करते थे कंट्रोल रूम से। अब कंट्रोल रूम में बैठ के आप छोटा छोटा नॉब होता था, उसको घुमा के क्या करते थे ना, इस यार को रेगुलेट करते थे। ये जो 0.2 to 1 kg का प्रेशर होता था, ये कंट्रोल सिग्नल होता था। और ये कंट्रोल सिग्नल आपका फील्ड में जाके किसी ना किसी एक न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट में जाएगा, जहां पे आपका हो सकता है पोजिशनर लगा हो, और उसी पोजिशनर के हिसाब से आपका कंट्रोल वाल्व वगैरह कंट्रोल होता था। ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि उसके बाद न्यूमेटिक के बाद आपका डिजिटल कंट्रोल आया। पहले हम इसको डिजिटल कंट्रोल बोलेंगे कि न्यूमेटिक के बाद डिजिटल कंट्रोल, और डिजिटल कंट्रोल के बाद आपका पीएलसी कंट्रोल। फिर अभी तो ये पूरा का पूरा पीएलसी कंट्रोल, या फिर आप ये बोल रहे हो। अब डिजिटल कंट्रोल और पीएलसी कंट्रोल में क्या अंतर है? डिजिटल कंट्रोल में सिर्फ हम ऑन ऑफ कर सकते थे स्टार्टिंग फेज का। पीएलसी जो था स्टार्टिंग फेज का डिजिटल कंट्रोलर्स, उसमें आप कोई पीआईडी कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे, एनालॉग कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसको डिजिटल कंट्रोल बोला जा रहा है। और उसके बाद जब पीएलसी बोल रहे हैं, उसमें क्या हुआ कि उसी का डिजिटल कंट्रोल का ही एडवांस वर्जन हो गया, और इसमें हम क्या कर पा रहे हैं, अभी पूरा का पूरा एनालॉग कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है। ये डिजिटल कंट्रोल को सर हम लोग बोल सकते हैं, आरएलसी भी बोल सकते हैं। हाँ, आरएलसी का ही आपका मॉडिफाइड वर्जन। हाँ, मॉडिफाइड वर्जन। हाँ, कि रिले लॉजिक कंट्रोल जो था, आरएलसी बोल रहे हो, रिले लॉजिक कंट्रोल, तो ये भी लॉजिक कंट्रोल है, क्यों ऑन ऑफ कर रहा है, टिक टक टुक टक। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो पीआईडी कंट्रोल में जो हम क्या बोल रहे हैं, न्यूमेटिक कंट्रोल में जो यूज करते थे 0.2 to 1 kg, ये किसके लिए था? दिस इज फॉर एनालॉग कंट्रोल, एनालॉग कंट्रोल, ये था एनालॉग कंट्रोल के लिए। और आपका आरएलसी जो बोल रहे हो वो क्या था? डिजिटल कंट्रोल के लिए। डिजिटल कंट्रोल। ठीक है। ये आरएलसी क्या था सर? आरएलसी मतलब रिले लॉजिक कंट्रोल। रिले लॉजिक कंट्रोल मतलब आप जो आप अभी डिजिटल काम है ना, जैसे मोटर कंट्रोल है, या फिर कोई एक इंटरलॉक देना है ना, एक मोटर के साथ दूसरा मोटर का इंटरलॉक करना है, प्रोसेस का इंटरलॉक करना है, तो वो सारे काम किससे होते थे? रिले से होते थे। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते थे हम। ठीक है। तो बहुत सारे रिले लगते थे, उसी को रिले लॉजिक कंट्रोल कहते हैं। और उसी रिले लॉजिक कंट्रोल को हटा के हम क्या कर दिए? डिजिटल कंट्रोल लेके आए। और डिजिटल कंट्रोल के बाद धीरे धीरे करके उसमें एनालॉग कंट्रोल लेके आए। अब उसको पीएलसी बोल रहे हैं। अब पीएलसी क्या है? पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये ब्रांड नेम था एलन ब्रेडली का। ठीक है। डिजिटल कंट्रोल के ऊपर एलन ब्रेडली ने एक मॉडल लेके आया और उसको उसने नाम दिया पीएलसी। उससे पहले का जो मॉडल था वो पैक बोलते थे। ठीक है। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर। और उससे पहले और कुछ, तो इस टाइप से वो डेवलप होते होते जब पीएलसी आया, और पीएलसी ऐसा हो गया कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ भाई ये पीएलसी ही हो गया। बट इट इज PLC is basically the brand name of a controller from Allen Bradley. ठीक है। तो ये कब से शुरू हो रहा है? 1969। ज्यादा दिन पहले का बात नहीं है। 1969 में जनरल इलेक्ट्रिक या जनरल मोटर्स ने ये
टेंडर रेज किया था कि भाई हमारा जो रिले लॉजिक कंट्रोल है इसको कोई क्या डिजिटली कंट्रोल करके दे सकता है, इज इट पॉसिबल। सो उसी का शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करते करते पहला जो डिजिटल कंट्रोल आया इस दुनिया में वो था मॉडिकॉन का, ठीक है, मॉडिकॉन फर्स्ट डिजिटल कंट्रोल मॉडिकॉन का था 084। सो मॉडिकॉन मतलब मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर, और 084 इज द 84th प्रोजेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। और उसके बाद मॉडिकॉन एक खुद कंपनी बन गया और ये जो मॉडिकॉन का ही मॉडबस हो गया, ये सारे चीजें जो है मॉडिकॉन का है। और आज के डेट पे इसी मॉडिकॉन को स्नाइडर इलेक्ट्रिक का के अंडर में आ रहा है कि मॉडिकॉन को खरीद लिया, ठीक है। तो स्नाइडर इलेक्ट्रिक जो है वो मॉडिकॉन का को अपने कंट्रोल में ले ली। तो ये सब बातें तो ठीक है समझने के लिए। तो हमने क्या समझा यहाँ से अभी तक जो मैंने बताया उसमें से ये देखा कि कंट्रोल जो हो रहा है वो सबसे पहले मैनुअल, उसके बाद न्यूमेटिक, उसके बाद इलेक्ट्रिकल और उसके बाद आपका आया इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल या फिर डिजिटल कंट्रोल जो मैं बोल रहा हूँ उसमें जो आपका कंट्रोलर है, समझना जरूरी, बहुत बढ़िया से समझना। कंट्रोलर जो भी है आपका पीएलसी डीसीएस, उससे जो आउटपुट सिग्नल निकल रहा है वो डिजिटल सिग्नल निकलता है और उसका जो रेंज होता है वो क्या है, या तो 0 to 24 वोल्ट है डीसी या फिर आपका 4 to 20 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो 0 to 24 वोल्ट डीसी किसके लिए, डिजिटल के लिए, डिजिटल इनपुट या फिर आउटपुट के लिए होता है 0 to 24 वोल्ट डीसी सिग्नल। और 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल होता है एनालॉग कंट्रोल के लिए, एनालॉग इनपुट। 0 to 10 वोल्ट भी होता है ना, 0 to 10 वोल्ट होता है बट बहुत कम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली हम 0 to 24 वोल्ट पकड़ के चलते हैं। एक्सेप्शनल 0 to 10 वोल्ट भी आता है और यहाँ पे भी आपको 0 to 10 वोल्ट 0 to 20 मिल जाएगा, ठीक है। सो मिल जाएगा उसमें, बट बहुत रेयर केस में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें यूज करते हैं। अदरवाइज जनरलाइज वर्जन में बात करेंगे तो 0 to 24 वोल्ट डीसी, 4 to 20 मिली एम्पियर एनालॉग सिग्नल, एनालॉग इनपुट है, एनालॉग आउटपुट है, उसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल निकल रहा है यहाँ से, तो ये करंट सिग्नल या फिर वोल्टेज सिग्नल जा रहा है। अभी फील्ड का जो इंस्ट्रूमेंट है, फील्ड का जो इंस्ट्रूमेंट है वो अभी भी न्यूमेटिक ही है ना। चाहे वो कंट्रोल वाल्व हो गया हो तो ये न्यूमेटिक है, चाहे वो पावर सिलेंडर है तब भी ये न्यूमेटिक सिलेंडर्स है। रौनक हल्ला नहीं। तो ये सारी बातें जो है वो सारे क्या है, न्यूमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। सो यहाँ से हमको क्या चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आएगा उसको हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चाहे वो 0 वोल्ट 24 वोल्ट आया उसको आपको क्या करना है, न्यूमेटिक में कन्वर्ट करना है। 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल आया उसको आपको क्या करना है, न्यूमेटिक में कन्वर्ट करना है। तो हमको बीच में क्या चाहिए भाई, कन्वर्टर चाहिए, समझना बात को। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया पीएलसी और यहाँ पे है मेरा फील्ड इंस्ट्रूमेंट, पकड़ लो आपका कंट्रोल वाल्व है। और इस कंट्रोल वाल्व को अगर मुझको कंट्रोल करना है तो यहाँ से एनालॉग सिग्नल चाहिए मुझको, क्योंकि कंट्रोल वाल्व है। अब सिर्फ ओवरऑल बता रहा हूँ, हाँ कंट्रोल वाल्व है तो कंट्रोल वाल्व तो खुलेगा वो परसेंटेज पे, 0 to 100% वेरिएशन होगा उसमें। और 0 to 100% अगर इसका वेरिएशन चाहिए तो मुझको न्यूमेटिक सिग्नल जो आएगा, ये तो न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व है, न्यूमेटिक सिग्नल जो आएगा वो 0 to पकड़ लो 4 kg या 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे वेरी करेगा। जितना ज्यादा एयर प्रेशर होगा उतना बंद होगा, जितना कम होगा उतना खुलेगा, एयर टू क्लोज टाइप है। तो ये जो सिग्नल है 0 to 4 kg आपको न्यूमेटिक सिग्नल चाहिए, ये देगा कौन, यहाँ पे बीच में आपको बिठाना पड़ेगा एक तो पोजिशनर। और पोजिशनर क्या होता है, पोजिशनर अगर कोई पूछेगा पोजिशनर क्या होता है, जिसको आप यहाँ पे यूज कर रहे हो ताकि कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल करे। ये एक्चुअली में क्या बोलोगे, इट इज ए न्यूमेटिक एम्पलीफायर, न्यूमेटिक एम्पलीफायर, आप बोल दो न्यूमेटिक एम्पलीफायर एंड पीआईडी कंट्रोलर। एक मिनट सर, वापस बोलना। पोजिशनर को
पोजिशनर क्या है एक्चुअली? अगर आपसे पूछा जाए कि एक कंट्रोल वाल्व है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, तो कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल करने के लिए पकड़ लो आप पीएलसी लगा रहे हो, तो पीएलसी से जो सिग्नल आएगा, कंट्रोल वाल्व क्या है आपका? न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व एक एनालॉग कंट्रोल डिवाइस है ना, एनालॉग आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। इस पे आप क्या कर रहे हो, यार प्रेशर से या तो कंट्रोल वाल्व बंद होगा या कंट्रोल वाल्व खुलेगा, दो हो सकता है। कोई भी कंट्रोल वाल्व है, या तो अगर यार का प्रेशर आता है यहाँ पे, यार प्रेशर आता है तो ओपन होता है या A2 क्लोज होता है, या तो यार टू क्लोज होगा या यार टू ओपन होगा। यार टू क्लोज मतलब हवा आने से बंद होगा, नॉर्मली खुला रहेगा। यार टू ओपन मतलब हवा आने से खुलेगा, नॉर्मली बंद रहेगा। दोनों टाइप के हो सकते हैं। अभी पकड़ लो कोई भी टाइप है, इसमें जो हवा चाहिए खुलने के लिए या बंद होने के लिए, वो हवा आएगा कहाँ से? आएगा मेरे पोजिशनर से, ओके। और ये पोजिशनर क्या है? इट इज ए न्यूमेटिक एम्पलीफायर। ये क्या करेगा? एम्पलीफाई करेगा न्यूमेटिक सिग्नल को, क्योंकि न्यूमेटिक सिग्नल इसमें जो आएगा कंट्रोल सिग्नल, वो कितने का है? कंट्रोल सिग्नल आएगा 0.221 kg का। तो सर ये जो पोजिशनर है, ये इसमें से ही हवा आएगा, क्योंकि हवा तो ऑलरेडी कहीं कंप्रेस सिलेंडर से आता होगा ना सर, या पंप या किसी चीज से? पता नहीं सर मैं तो पोजिशनर के अंदर अभी हमारा जो है, मैं तो पोजिशनर के अंदर एक एयर सप्लाई देता हूँ, बीच में रेगुलेटर लगाता हूँ। मेरा इंस्ट्रूमेंट एयर 6.2 kg का है, मैं 5 तक खुला रखता हूँ या 6 तक खुला रखता हूँ, 6 kg पास करता हूँ पोजिशनर से। वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर 3 to 15 psi आप बोल रहे हो, यानी कि 3 to 15 psi का प्रेशर डालने के लिए 0.2 से 1 kg तक का प्रेशर देना है। तो मैं 6 kg क्यों खुला रखूं? अगर मैं उसको 2 kg भी खुला रखूं तो भी तो हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे जो तुम्हारा यहाँ पे I2P लगा है। हाँ I2P है ना, I2P है अलग से, तो I2P का आउटपुट हो रहा है 0.221 kg। एक लाइन से सुन लो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। एक लाइन से देखो, पहला चीज क्या बोल रहा हूँ कि ये जो कंट्रोल वाल्व है, कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल करने के लिए आपको 0 to 4 kg पकड़ लो चाहिए यार सिग्नल, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करेगा? 0 to 4 kg चाहिए कि 0 to 3 kg चाहिए कि 0 to 5 kg चाहिए, ये डिपेंड करेगा आपके कंट्रोल वाल्व के साइज के ऊपर। जितना बड़ा कंट्रोल वाल्व होगा, जितना प्रेशर बड़ा, मतलब क्या है कि यहाँ पे जितना प्रेशर को वो हैंडल कर रहा होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना आप इसको बंद करने के लिए या खोलने के लिए। हाँ, मतलब कितने इंच का है उसका सीवी क्या है उस पे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलो ठीक है, हमने पकड़ लिया 0 to 4 kg। अब ये 0 to 4 kg आएगा कहाँ से? ये इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा पीएलसी कर रहा है। अब पीएलसी का आउटपुट क्या है भाई? पीएलसी का आउटपुट तो 4 to 20 मिली एम्पियर है ना, तो ये तो करंट सिग्नल है। ये यहाँ पे है चाहिए मेरे को न्यूमेटिक, और आ रहा है करंट सिग्नल। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि बीच में मेरे को एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, बीच में मेरे को एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। और ये जो कन्वर्टर है, इसी को कहते हैं I2P कन्वर्टर, मतलब करंट टू न्यूमेटिक कन्वर्टर। I2P कन्वर्टर मतलब करंट टू न्यूमेटिक कन्वर्टर, ठीक है। अब न्यूमेटिक सिग्नल में ले लिया I2P कन्वर्टर ने, तो करंट दे रहे हो, वो न्यूमेटिक कैसे बना रहे हो? वो बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा ना, उसको तो कहीं ना कहीं से यार सप्लाई देना पड़ेगा। तो ये जो सप्लाई दे रहे हैं, वो सप्लाई आ रहा है किसके थ्रू? यहाँ पे आप लगा रहे हो एक यार फिल्टर रेगुलेटर, यार फिल्टर रेगुलेटर लगा रहे हो। तो यार फिल्टर रेगुलेटर में हवा कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है आपका कंप्रेसर टैंक से। तो कंप्रेसर टैंक का पकड़ लो, आपका 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर है कंप्रेसर टैंक का। तो टैंक से आया फिल्टर रेगुलेटर में, आपने रेगुलेट किया, रेगुलेट करके यहाँ पे कितना प्रेशर रखना है? 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखना है। ये स्टैंडर्ड प्रेशर है, यानी 3 to 15 psi। नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ 1.5 kg रखना है, ठीक है। 15 psi मतलब 1 kg होता है, यहाँ पे 1.5 kg रख रहे हो, ठीक है। क्यों सर 1.5 क्यों? आ रहे हैं। अब 1.5 kg अगर यहाँ पे रखेंगे, तब जाके आपको इसका आउटपुट पे कितना चाहिए? आउटपुट पे चाहिए मेरे को 0.221 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो मुझको तो ज्यादा नहीं चाहिए, मुझको 1 kg मैक्सिमम चाहिए प्रेशर। मैं 0.5 kg ज्यादा रख रहा हूँ
ताकि 0.5 kg यहाँ से इसके पोर्ट से निकलता रहे, ओपन रहे, ठीक है, रिलीज होता रहेगा। ये जो I2P कन्वर्टर है, ये किसके ऊपर बेस करके काम कर रहा है? ये फ्लैपर नोजल असेंबली के ऊपर काम कर रहा है। फ्लैपर नोजल असेंबली पढ़े थे? सर वो तो फ्लैपर नोजल पे तो पोजिशनर काम करता है, I2P तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ABB का आता है कॉस्ट 17,000। नहीं बाबू, I2P आपके फ्लैपर नोजल का काम कर रहा है, पोजिशनर आपका एम्पलीफायर का काम कर रहा है, न्यूमेटिक एम्पलीफायर का, ठीक है, PID का काम कर रहा है ये। और अगर आप डायरेक्टली 6.5 kg दे रहे हो, I2P अगर नहीं यूज कर रहे हो ना बाहर में, इसका मतलब आपका जो पोजिशनर है वो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर है। पोजिशनर ही इलेक्ट्रोन्यूमेटिक है, मतलब पोजिशनर के अंदर में ही वो कन्वर्टर लगा हुआ है, I2P लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा हाँ। आपको मिलेगा एक टाइप का, जैसे आपका मिल कंट्रोल का आता है, MIL का, ठीक है, 3 गेज पोजिशनर आता है। 3 गेज पोजिशनर क्या बोलते हैं, ऐसा टाइप का आएगा। यहाँ पे आपको 3 तो गेज दिखने को मिलेगा, है ना, 3 तो गेज लगा होता है। मैं बहुत सारी जगह पे यही यूज होता है, या फिर फोर्स मार्शल का आता है, ऐसे ही 3 गेज पोजिशनर आता है। सर हमारा मैस्कॉट का है तो उसके ऊपर पोजिशनर भी बहुत वेराइटी आएंगे, जैसे आपके डबल कंट्रोल आएगा, सिंगल कंट्रोल आएगा, ठीक है, अलग अलग टाइप के आएंगे। अब बात यहाँ पे है कि यहाँ पे पोजिशनर करता क्या है, जो इंटरव्यू रिलेटेड सवाल कर रहा हूँ आज, बाद में डिटेल्स में पढ़ते रहेंगे कि पोजिशनर का काम क्या है। पोजिशनर का काम क्या है, बताओ जूली। पोजिशनर का काम तो वही है सर कि वाल्व को जो है अप एंड डाउन करने का, एयर को लेना है और उसको जस्ट प्रेशराइज करके जो न्यूमेटिक वाल्व रहता है उसको जो है, अरे इतना लंबा नहीं बोलना है, अकॉर्डिंग टू करेंट सिग्नल जो 4 to 20 मिलियन PLC से आएगा, उसको वो कन्वर्ट करेगा 0 to 100%, यही है। मेरा सवाल को समझो और सवाल का प्योर जवाब देना, ठीक है, बाकी कोई बात मत करना, जूली बताएगी। What is the use of positioner? To get the exact position of the valve, control valve. Positioner क्या है? मतलब कोई जो कंट्रोल वाल्व है तो या तो वो एयर टू ओपन होगा या तो एयर टू क्लोज होगा, ठीक है। तो फिर उसके लिए मतलब जो उसका उसमें 4 सिग्नल होता है, 4, 8, 16 and 20, टोटल 5 होता है, 4 to 20। सो उसके हिसाब से जो उसका पोजीशन होना चाहिए उसको वो कन्वर्ट करता है एक्यूरेट पोजीशन। देखो 4 सिग्नल नहीं होता है, वो तो आप जो बोल रहे हो कि 4, वो तो परसेंटेज होता है, 25%, 50%, 75%, ये होता नहीं है। इसमें हम कैलिब्रेट करके देख रहे हैं, कैलिब्रेशन के टाइम में यूज करते हैं सर। ये कैलिब्रेट करके आप देख रहे हो कि चलो एक मिनट, थोड़ा सा मेरे को ये दो, मैं इसमें लेता हूँ, पैड में ले लेता हूँ तो लिखने में अच्छा लगेगा। सैयद, मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा ऐसे थोड़ा रे के सर को सुनना चाहिए, क्योंकि I2P और पोजिशनर के बीच में हमें बहुत कंफ्यूजन है। हाँ वही है, मतलब वही बोल रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो अभी, ठीक है। सबसे पहला चीज मेरे को चाहिए यहाँ पे कि कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल वाल्व है। जूरी ये बताओ कि कंट्रोल वाल्व जो कंट्रोल वाल्व बोलने से किस टाइप का कंट्रोल वाल्व समझ में आता है, क्या टाइप का वाल्व होता है? वाल्व क्या क्या टाइप का होता है पता है? बॉल वाल्व, बटरफ्लाई, बॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व बोलता है, ग्लोब वाल्व। ये कौन सा वाल्व है? ये कंट्रोल वाल्व है। ये कंट्रोल वाल्व है, लेकिन बॉल वाल्व है, बटरफ्लाई है, क्या है? ये बटरफ्लाई है। अगर यहाँ पे ऊपर में टोपी दिया हुआ है ना,
इस टोपी का मतलब हो जाता है ये न्यूमेटिक कंट्रोल्ड है और ये ग्लोब बल्ब है, ठीक है। ये होता है एक बल्ब में कितने कितने पार्ट्स होते हैं, मतलब क्या क्या पार्ट्स होते हैं बता सकता है? एक्चुएटर, वॉल बॉडी, हम्म एक्चुएटर, वॉल बॉडी, बोनेट और सॉरी हाँ, एक्चुएटर, बोनेट, वॉल बॉडी, स्टेम, प्लग, सीट और हाँ मतलब मोस्टली इतना ही होता है, सिर्फ अगर वॉल्व काउंट तो करें देखो दो पार्ट पहले डिफाइन करो, दो पार्ट क्या है, एक होता है वाल्व बॉडी जो आपके पाइपलाइन पे लगा हुआ है, वाल्व बॉडी, ठीक है, और दूसरा होता है एक्चुएटर। एक्चुएटर, अब एक्चुएटर आपका न्यूमेटिक हो सकता है, इलेक्ट्रिक हो सकता है, हाइड्रोलिक हो सकता है। हाइड्रोलिक तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में मिलेगा, आपको मिलेगा न्यूमेटिक या फिर इलेक्ट्रिकल, है ना। एक्चुएटर क्या है, जो एक्चुएट करता है, जो इसको खोल रहा है बंद कर रहा है, वही है एक्चुएटर। क्लियर। सो अगर एक्चुएटर है और न्यूमेटिक एक्चुएटर है तो इसमें क्या चाहिए, हवा चाहिए। अब ये हवा यार टू क्लोज हो सकता है यार टू ओपन हो सकता है, इतना तो समझ गए सब लोग, है ना। अब यहां से आते हैं कि ये जो हवा आएगा वो आएगा कहां से, वो आएगा मेरे पोजिशनर से। अब पोजिशनर क्या काम करता है, अकॉर्डिंग टू जूरी ये पोजिशनिंग कर रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू जितना मेरे को ओपन चाहिए उतना कर रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ से इस चीज को डिटरमाइन कौन कर रहा है कि कितना खुलेगा कितना बंद होगा, वो ऑपरेटर कर रहा है और या फिर पीएलसी कर रहा है। ऑटोमेटिक में है, ऑटो मोड में है तो पीएलसी करेगा, अदरवाइज ऑपरेटर अपने हिसाब से सिग्नल देगा और पीएलसी के थ्रू कंट्रोल करेगा, है ना। मैनुअल पे, मतलब यहाँ पे तो पीएलसी के साथ फिर एचएमआई लगा होगा या फिर स्काडा लगा है या एचएमआई लगा है ना, इतना तो पता है। यहाँ पे क्या लगा है, एचएमआई होगा या फिर स्काडा होगा, स्काडा होगा। समझ में आता है ना जूरी। हाँ सर। तो या तो एचएमआई होगा या स्काडा होगा, तो आप या तो एचएमआई से आप कंट्रोल वाल्व को कमांड दोगे या फिर स्काडा से कमांड दोगे, तो वो ऑपरेटर कमांड के हिसाब से पीएलसी इसको कंट्रोल करेगा मैनुअल मोड पे, या फिर पीएलसी खुद से वो प्रोसेस सिग्नल लेगा और अपने हिसाब से ऑलरेडी सेट पॉइंट दिया हुआ है उसके हिसाब से आपके वाल्व को कंट्रोल करेगा, यही तो है। अब पीएलसी का जो आउटपुट निकलेगा वो होता है 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल, ठीक है। अब ये हो गया करंट सिग्नल, हमको यहाँ पे पोजिशनर पे चाहिए न्यूमेटिक सिग्नल, तो हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे I2P कंट्रोल कन्वर्टर लगा रहे हैं, I2P कन्वर्टर लगा रहे हैं। अब I2P से जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट होगा आपका 3 to 15 PSI, और इसी को हम बोल सकते हैं 0.2 to 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर। सर एक और बार वापस बोलेंगे वो पीएलसी से, सॉरी टू डिस्टर्ब। पीएलसी में जो कमांड आ रहा है या तो वो एचएमआई या स्काडा से कमांड आएगा या फिर पीएलसी अपने हिसाब से सेट पॉइंट के बेसिस पे वो एनालिसिस करके निकालेगा कि कितना आउटपुट चाहिए उसको, है ना। अब वो सिग्नल जब आएगा तो वो तो 4 to 20 मिली एम्पियर के हिसाब से देगा, क्या करेंगे। तो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल जो आएगा वो तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, पोजिशनर पे चाहिए न्यूमेटिक सिग्नल। वो न्यूमेटिक सिग्नल कौन बना रहा है, बीच में चाहिए मेरे को कन्वर्टर, I2P कन्वर्टर लगाया। रौनक प्लीज तुम बंद करेगा अपना मोबाइल, थैंक यू। सो ये जो यहाँ पे करंट 4 to 20 से 3 to 15 PSI या फिर 0.2 to 1 kg बना रहा है, वो कौन बना रहा है, I2P कन्वर्टर बना रहा है। क्लियर। अब बात यहाँ पे कि मेरा 4 मिली एम्पियर अगर है, मैं अगर कैलिब्रेट कर रहा हूँ, और इसको मैं कैसे कैलिब्रेट करता हूँ, परसेंटेज पे लेता हूँ, 0, 25%, 50%, 75% एंड 100%। तो 4 मिली एम्पियर के हिसाब से अगर मैं देखूंगा यहाँ पे पीएलसी के आउटपुट पे, तो 4 मिली एम्पियर, 8 मिली एम्पियर, 12 मिली एम्पियर, 16 मिली एम्पियर या 20 मिली एम्पियर, इतना इनपुट सिग्नल आ रहा है। तो I2P का आउटपुट कितना हो रहा है, ये 0.2 to 1 kg है, तो 0.2 kg, 0.4, 0.6, 0.8 एंड फाइनल 1 kg प्रेशर। तो जितना मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहा हूं इसको
4 to 20 मिलियन, उसी के हिसाब से इसका आउटपुट में I2P के आउटपुट पे 0.2 to 1 kg सिग्नल मेरे को मिल रहा है। तो अगर I2P लगा रहे हैं और इसमें अगर रेगुलेटेड सिग्नल मिल रहा है तो पोजिशनर का क्या जरूरत है? Why we need another positioner here? सर यहाँ पे I2P पे रेगुलेटर डायरेक्ट कनेक्ट किया है ना, मतलब एयर जो कंप्रेसर से आ रहा है वो डायरेक्ट I2P पे कनेक्ट किया है। दोनों में लगेगा। ये सर यहाँ पर तो ITP का जो है वो कन्वर्ट कर रहा है जस्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और न्यूमेटिक में, मगर पोजिशनर का क्या वो सर PID कंट्रोल कर रहा है सर वाल्व पे। 0 to 100 हमारा जो है बैटरी लो हो गया। चलो ठीक है, देखो I2P में क्या हो रहा है, I2P जो 3 to 15 psi या फिर 0.2 to 1 kg सिग्नल निकालेगा ना, तो इसको तो हवा चाहिए। तो वो हवा कहाँ से आएगा? वो आएगा आपके कंप्रेसर से। तो आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो? यहाँ पे एक एयर फिल्टर रेगुलेटर लगा दे रहे हो और उसी से आप कंट्रोल कर रहे हो। तो इसके इनपुट पे आ रहा है 6.5 kg फ्रॉम योर कंप्रेसर, और कंप्रेसर टैंक से ये इंस्ट्रूमेंट यार आया, यहाँ पे आपने रेगुलेट किया और यहाँ पे दिया आपने 1.5 kg। इसी 1.5 kg को 0.4 to 20 मिलियम्पियर सिग्नल के ऊपर बेस करके ये क्या कर रहा है, 0.2 to 1 kg बना रहा है। और वो 0.2 to 1 kg इसका कंट्रोल पोजिशनर का कंट्रोल सिग्नल के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, पोजिशनर के कंट्रोल सिग्नल हो गया। तो पोजिशनर इसी 4 to 20 मिलियम्पियर इज 4 to 20 बोल रहा हूँ, 3 to 15 psi इज सच ए स्मॉल एयर प्रेशर कि वो कंट्रोल वाल्व को हिला नहीं पाएगा। कंट्रोल वाल्व को हिलाने के लिए आपको चाहिए अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो 3 kg प्रेशर, तो 0 to 3 kg चाहिए भाई। तो इतना प्रेशर अगर चाहिए तो पोजिशनर देगा। अब पोजिशनर क्या अपने से बनाएगा क्या हवा? नहीं, यहाँ पे फिर से आप क्या लगा रहे हो, आप एक एयर फिल्टर रेगुलेटर लगा रहे हो और एक तो, और इसमें ये कहाँ से आ रहा है हवा? ये भी आपके कंप्रेसर से आ रहा है 6.5 kg का। तो कंप्रेसर से एयर फिल्टर रेगुलेटर में भी आ रहा है हवा, और ये हवा जो जा रहा है यहाँ पे आप कितना रेगुलेट करते हो कि 4 kg रखते हो, 3.5 kg रखते हो, ये डिपेंड करेगा किस पे, आपको यहाँ पे आउटपुट पे कितना प्रेशर चाहिए मैक्सिमम, उस पे जितना मैक्सिमम प्रेशर चाहिए उससे 0.5 kg ज्यादा रख लो। ठीक है, तो पकड़ लो मैंने 4 kg रख लिया और 3.5 kg यहाँ पे चाहिए मुझको, तो ये 4 kg प्रेशर आएगा मेरे पोजिशनर पे, और इस 4 kg को रेगुलेट कौन कर रहा है? कंट्रोल सिग्नल। कौन सा? 0.2 to 1 kg जो I2P से आ रहा है। सर एक बात मेरे को समझ में नहीं आया सर, ये जो 4 जैसे 6.5 kg दे रहे हैं, मगर ये कन्वर्ट हो रहा है फिर 1.5 kg में, तो हम लोग इतना क्यों ज्यादा दे रहे हैं? 1.5 में तो हम लोग 2 kg या 2.5 kg दे। ये जो प्रेशर है ये तो तुम्हारे रिसीवर टैंक का प्रेशर है ना, कंप्रेसर का प्रेशर है। यार ये अच्छा, यार कंप्रेसर का आउटपुट का प्रेशर है। अब आपने कंप्रेसर लगाया है, कंप्रेसर से आप क्या कर रहे हो? आप एक IAC लगाए हो, IAC से आप एक कंटेनर है या इंस्ट्रूमेंट यार कंटेनर या फिर टैंक, उसी रिजर्वर में ले रहे हो ना पूरा प्रेशर IAC से। इसका मतलब ये 6.5 जो कंप्रेसर टैंक से निकल रहा है प्रेशर, हाँ, ये जो उतना प्रेशर नहीं दे रहे, जब वो 1.5 में कन्वर्ट होता है तब जाके उसको पूरा फुल प्रेशर में जाता है, ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं समझा मैं। जैसे अभी कंप्रेसर टैंक से जो आ रहा है 6.5 kg एयर, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो रहा है एयर फिल्टर से 1.5 में, ठीक है सर? तो उसके ये जो 6.5 है वो उसका उतना ज्यादा फोर्स या ऐसा कुछ नहीं होता है जिसकी वजह से वो 1.5 में कन्वर्ट होता है, उसको ज्यादा फोर्स देता है, ऐसा कुछ है क्या? अरे यार, जहाँ पे आपको 1.5 kg का प्रेशर चाहिए उसका जो एलिमेंट्स होगा वो 1.5 kg रेंज का है, वहां पे आप 6.5 kg दोगे क्या? इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा कुछ दिन में। नहीं सर, 6.5 kg देना है दे दो, उतना वेंट कर देगा वो, जितना लेना है उतना ही लेगा। हाँ, दूसरा चीज है कि ये इन जनरल होता है सर, लगता है ये इन जनरल कंप्रेसर में वो देगा, चाहे वो 1.5
ले या उससे कम ले या ज्यादा ले? अभी आपका इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर तो आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, ठीक है, आपके फील्ड का इंस्ट्रूमेंट का मैक्सिमम प्रेशर के हिसाब से। अब स्टैंडर्ड, हाँ। वो आप 6.5 kg रखो, 7 kg रखो, आपका जितना मैक्सिमम प्रेशर है 5.5 kg पकड़ लो, 5.5 से 6.5 रख सकते हो, है ना, या फिर आपका 7 to 7.5 kg रख रहे हो। तो ये डिपेंड करता है कि मैक्सिमम प्रेशर आपको कितना चाहिए आपके इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो इन जनरल हमारा 5.5 kg से 6.5 kg के बीच में काम चल जाता है ना। तो अगर ऐसा है तो आप इसी इंस्ट्रूमेंट से जो हेडर निकलेगा उसके हर जगह पे तो 6.5 kg प्रेशर होगा ना पूरे फील्ड पे, और वहां पे जगह जगह पे आप इंपल्स लाइन से आप जब कनेक्ट कर रहे हो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसमें क्या कितना प्रेशर आएगा, 6.5 kg प्रेशर ही आएगा सब में। अब 6.5 kg हो सकता है, 5.5 kg हो सकता है, उसी वही आएगा, बट अलग अलग जगह पे आपका रिक्वायरमेंट अलग अलग है। आपका यहाँ पे I2 पे आपका 1.5 kg से चल जा रहा है, आप कितना इतना हवा क्यों एक नंबर तो वेस्ट क्यों करोगे, दूसरा है उसका प्रेशर पॉइंट्स पे इफेक्ट आएगा। यहाँ पे 1.5 kg का सामान लगा है, 1.5 kg प्रेशर का, वहां पे आप 6.5 kg दोगे तो सामान भी तो खराब होगा ना। हाँ हाँ, दूसरा मतलब है जितना कि रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से वो हाँ कन्वर्ट कर लेगा तो अपने। सिंपल सी बात है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एयर फिल्टर रेगुलेटर लगा रहे हैं और इसको रेगुलेट कर दे रहे हैं वो 1.5 kg पे। अब 1.5 kg सिग्नल जब आएगा इसमें, तो 1.5 kg सिग्नल से कितना निकल के जा रहा है, 0.2 to 1 kg निकल के जा रहा है, ओके। और बाकी 0.5 kg जो है वो यहाँ से बेंड हो जा रहा है, हवा निकल जा रहा है कहाँ पे, एयर पे। ये समझ में आएगा कैसे, जैसे हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ा था ना फ्लैप एंड नोजल असेंबली, देखो ऐसे पढ़े थे सब लोग, पढ़ा इंस्ट्रूमेंट का बेसिक है ऐसे। ये क्या है, नोजल है, यहाँ पे ओरिफिस लगा हुआ है, ऐसा पढ़ा था ना। यहाँ सर, और यहाँ पे एक फ्लैपर लगा देते हैं, ओके। अब ये फ्लैपर क्या करेगा, मूव करेगा। चलो फ्लैपर पूरा कनेक्ट हो गया यहाँ पे, थोड़ा हटा देता हूँ। ये रहा मेरा फ्लैपर, अब पकड़ लो, ये रहा मेरा फ्लैपर। अब ये फ्लैपर क्या है कि इस होल को बंद करेगा या फिर मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेगा, इतना ही होगा। तो इधर से अगर जितना प्रेशर आएगा, प्रेशर सप्लाई प्रेशर जितना होगा वो इसमें से आएगा। और अगर ये फ्लैपर मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो पकड़ लो पूरा का पूरा प्रेशर इधर से निकल जा रहा है, ओके। और जब मिनिमम डिस्टेंस पे ये जब पूरा बंद हो जा रहा है तो यहाँ पे जो इसका प्रेशर बैक प्रेशर आएगा, जो बैक प्रेशर बनेगा यहाँ पे, वो कितना होगा, मैक्सिमम बैक प्रेशर कितना हो सकता है, इक्वल टू PS, जितना सप्लाई प्रेशर होगा उतना मैक्सिमम बैक प्रेशर होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहां से इसका आउटपुट लेंगे, यहां से मैं प्रेशर आउटपुट ले रहा हूं। तो प्रेशर आउटपुट कितना है मेरा, प्रेशर आउटपुट इज इक्वल टू PB, जितना भी बैक प्रेशर होगा वही मेरा आउटपुट होगा, क्योंकि इधर तो ओरिफिस लगा हुआ है और इधर से आपका PS आ रहा है। अब PS से ज्यादा तो PB नहीं हो सकता है ना, PS से ज्यादा अगर PB होता तो फिर इधर ओरिफिस को ठेल के निकल जाता, नहीं निकल सकता है। तो सारा का सारा हवा आएगा किधर, P0 की तरफ आएगा। अब अगर आप इसको पूरा का पूरा अगर फ्लैपर को क्लोज करके रखते हो यहाँ पे, तो PB विल बी इक्वल टू P0, पूरा का पूरा बैक प्रेशर आएगा। अभी आप यहाँ पे कितना दे रहे हो, सप्लाई दे रहे हो 1.5 kg, ओके। और P0 आपका मैक्सिमम कितना आ रहा है, रेंज हो रहा है आपका 0.2 से 1 kg तक। इसका मतलब इधर से कुछ हवा कंटिन्यूअसली लीक कर रहा होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा बंद नहीं कर रहा है, यहाँ से कितना हवा निकल जा रहा है, मैक्सिमम अगर निकलेगा तो 0.5 kg का हवा इधर से लीक करता रहेगा। तो इधर से मेरा मैक्सिमम अगर आएगा तो 1 kg आएगा मैक्सिमम एयर प्रेशर। समझ में आया? हाँ समझ में आया। अब फ्लैपर कितने डिस्टेंस पे है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये 0.2 to 1 kg के बीच पे वेरी करेगा। अब ये जो एयर आएगा ये कंट्रोल सिग्नल होगा किसका, मेरे एम्पलीफायर का, न्यूमेटिक एम्पलीफायर पढ़े थे हमने, न्यूमेटिक एम्पलीफायर, है ना। तो ये जो न्यूमेटिक एम्पलीफायर होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे आपको फिर से एयर सप्लाई देना है, इसको भी सप्लाई प्रेशर चाहिए। इसका सप्लाई प्रेशर जो आएगा, पकड़ लो इधर से आपका आउटपुट है,
और इसका तो सॉलिड स्टेट डिजाइन होगा, अंदर में सॉलिड स्टेट डिजाइन रहेगा। तो पकड़ लो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बॉल लगा देता हूँ और एक स्प्रिंग से ठेल के रखता हूँ। अब ये जो ऊपर से हवा आएगी ना, ऊपर से जो हवा आएगी 0.2 to 1 kg, ये क्या करेगा, इस बॉल को नीचे तरफ धकेलेगा। जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, बॉल का पोजीशन पकड़ लो यहाँ पे आ गया, तो हवा क्या हो रहा है, हवा ऐसे निकल जा रहा है। इस टाइप से बना सकते हैं। तो ये एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो अगर पकड़ लो आपका बॉल जो है, वो बॉल यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे कितना प्रेशर आ रहा है, 0.2 kg आ रहा है। जब 0.2 kg आ रहा है तो स्प्रिंग के हिसाब से ये बॉल अपने पोजीशन पे है, और बॉल जब पोजीशन पे है, जितना हवा आ रहा है PS, वो पूरा का पूरा इधर से होके एग्जॉस्ट में निकल रहा है। क्लियर? अब जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगा, ये बॉल जब नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, इधर का एग्जॉस्ट वाला पोर्शन बंद कर देगा। ये डिजाइन तो मेरा सही नहीं है, डिजाइन अलग होगा, ठीक है, मैं सिर्फ दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो जब पूरा का पूरा 1 kg ऊपर से आएगा तो ये बॉल का पोजीशन ये रहेगा, तो जो PS है आपका, वो पूरा का पूरा आउटपुट पे जाएगा। ये रहा आपका आउटपुट जो आपका कंट्रोल वाल्व पे लगा हुआ है। क्लियर? ये लगा है आपके कंट्रोल वाल्व पे। समझ में आया फ्लिपर नोजल असेंबली? ये रहा आपका फ्लिपर नोजल। सर क्लियर हो गया सर। एक क्वेश्चन है खाली, ये रहा आपका फ्लिपर नोजल। हाँ बोल सर। एक क्वेश्चन है, जैसे अगर आप कह रहे हैं जैसे हमने पोजिशनर या एम्पलीफायर को इतना एयर देते हैं और ऐसा वेंट होता है एयर, तो इसका मतलब कि मैं कंटिन्यू उसको 6 kg का अगर प्रेशर से एयर दे रहा हूँ, मतलब एयर का जो फ्लो है वो 6 kg के प्रेशर पे है, तो 6 kg के प्रेशर वाला एयर मेरा कंटिन्यू, अगर मतलब जीरो वॉल बंद है, एयर टू ओपन है, तो वॉल अभी वैसे बंद है नॉर्मल कंडीशन में, तो 6 kg का प्रेशर का एयर कंटिन्यू लॉस हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है, इधर से जो आपने बनाया था ना। तो वही मेरा भी क्वेश्चन था वही। हाँ सर, एग्जॉस्ट से, हाँ यहाँ से यस, हाँ जाएगा। कंटिन्यू लॉस होगा सर? हो भी सकता है, नहीं वो डिजाइन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे हो सकता है कि सील हो जाए, देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मतलब अगर इन केस अगर वो ऐसे कंटिन्यू लॉस होता है तो मैं कल जाके एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे एग्जॉस्ट कुछ कुछ में रहता है, किसी किसी में नहीं रहता है एग्जॉस्ट। नहीं, ये करके मेरे को एक क्या प्रमोशन का चांस होएगा? अगर ऐसा है तो मैं इस पे कुछ ऐसे रख के उसको सेव करके एयर का कॉस्टिंग सेव करूंगा। नहीं बाबा, उतना सेव नहीं कर पाएगा। ये सब डिजाइन जो होता है ना कंट्रोल पोजिशनर का, अब मिल कंट्रोल बना रहा है, कम से कम मिल का कितना 50-60 साल 100 साल हो गया होगा, और इतना सारे R&D वाले बैठे हैं, तो वो ऑप्टिमम डिजाइन करके ही बनाए हों। समझ पा रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट आता है ना, इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट, इंडिया लिमिटेड या फिर आपका मिल कंट्रोल, फोर्ब्स मार्शल, तो वहां पे R&D का डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, और वो लोग बैठ के दिन रात वो पोजिशनर के ऊपर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑप्टिमम जो जितना जरूरत है, अगर वहां से ये एग्जॉस्ट जरूरी है तभी वो एग्जॉस्ट दिया होगा। अब अगर वहां पे एग्जॉस्ट है और आप अगर एग्जॉस्ट को बंद करके आप सोच रहे हो कि आप सेविंग कर लोगे, तो वो बेवकूफी होगा, क्योंकि उसके वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत आने वाला है फिर सामने। फिर जब आपका जरूरत होगा और खुलेगा ना कंट्रोल वाल्व पोजिशनर, तो पोजिशनर काम नहीं करेगा, स्टक होके बैठ जाएगा। इसीलिए एग्जॉस्ट दिया होता है, अदरवाइज क्यों लॉस करा था। एग्जॉस्ट देने का मतलब क्या है कि उधर से एयर जो है वो फ्लो होता रहे, नहीं तो वो जाके कभी देखोगे कि जो बॉल है ना वो स्टक होके बैठ गया है। इंडस्ट्रियल एरिया है, हैजर्डस होता है, डस्ट ही होता है, वहां पे स्टक हो गया, और जब हवा आया 0.2 kg 0.4 kg, उस उतने छोटे प्रेशर में इसको हिला ही नहीं पाया, तो आपका वाल्व ही नहीं खुला। सो कभी भी जो डिजाइंड इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उसमें R&D करने से पहले थोड़ा सोच समझ के करना, है ना। एनीवेज, कवर बहुत करना था मेरे को आज, तो
क्या हो गया कि हम बोल रहे थे कंट्रोल वाल्व, ठीक है। कंट्रोल वाल्व का जो मेन पार्ट्स होते हैं, एक हो जाता है वाल्व बॉडी, दूसरा होता है एक्चुएटर। एक्चुएटर इलेक्ट्रिकल हो सकते हैं, न्यूमेटिक हो सकते हैं। अगर न्यूमेटिक एक्चुएटर है तो वहां पे मुझको चाहिए पोजिशनर, और पोजिशनर क्या करेगा, ये कंट्रोल वाल्व को क्लोज या ओपन करेगा डिजायर्ड पोजीशन पे। तो पोजीशनर एग्जैक्टली क्या हो गया, ये वाला पार्ट है मेरा पोजीशनर। अब समझ में आया, ये है मेरा पोजीशनर पार्ट। तो ये क्या कर रहा है, दिस इज नथिंग बट योर न्यूमेटिक एम्पलीफायर। सर होगा ना तो फ्यूचर में आप मुझे ये पोजीशनर का एक्चुअल अंदर कैसा होता है वो देखना। एमपीआईडी कंट्रोलर, ठीक है। पोजीशनर अलग अलग टाइप के होते हैं, उसके अंदर बेलोज रहेगा, क्रैंक रहेगा, बहुत सारी चीजें रहते हैं, और उसी से हम पीआईडी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सो ये सिंगल एक्टिंग होता है, डबल एक्टिंग होता है। अब भाई पोजीशनर तो समझ गए कि क्या कर रहा है। देखो एम्पलीफायर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैंने सप्लाई कितना दिया था, 1 kg/cm² का सप्लाई दिया। जो आउटपुट आया कंट्रोल सिग्नल, उसको कितने में बना रहे हैं। अभी मैं अगर 6 kg देता हूं तो यहाँ पर मुझको 6 kg तक मिल जाएगा, है ना। तो एम्पलीफाई हो गया। सो इट इज एक्टिंग एज ए न्यूमेटिक एम्पलीफायर। क्लियर सर ये एयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, वो वाला कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आता ना इसमें। हाँ डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा। कंट्रोल सिग्नल और आपका मेन सप्लाई कब इंटरसेक्ट करता है, कभी नहीं करता है। यहाँ पे जो मैंने बनाया ये तो सॉलिड स्टेट डिजाइन होता है। अगर आपने खुला है कभी कोई भी सॉलिड स्टेट डिजाइन, तो देखोगे आपको सिर्फ ऐसे ऐसे होल दिखेगा, अंदर ही अंदर चैनल बना हुआ है, सबका अलग अलग चैनल है ना। तो ये बॉल जो है यहाँ पे, ये बॉल क्या कर रहा है, इस हवा को रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। तो इस बॉल को हटाने के लिए हम अपना कंट्रोल सिग्नल यूज कर रहे हैं। अगर कंट्रोल सिग्नल और इसका जो सप्लाई प्रेशर आ रहा है, दोनों अगर सेम चैनल पे आ जाएगा, तब तो इधर से 6 kg आ रहा है ना, ये तो इसको कंट्रोल सिग्नल को उल्टा ठेल देगा। तो ये कभी भी कंट्रोल सिग्नल और आपका सप्लाई प्रेशर कभी भी मार्च नहीं होता है कहीं पे आके, वो अलग अलग इंटरलॉकिंग ही होता है सर, इंटरलॉकिंग टाइप होता है, अलग अलग चैनल से जाएगा, अलग अलग चैनल से जाएगा, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट डिजाइन है। एनीवेज, ये हो गया मेरा कंट्रोल वाल्व की बात। अब देखो सोलेनॉइड वाल्व की बात करते हैं। व्हाट इज सोलेनॉइड वाल्व, एसओवी। सोलेनॉइड वाल्व क्या है, इट इज ए सोलेनॉइड वाल्व सर ओपन और क्लोज ही होता है उसको। ये होगा उसका 100% ओपन रहेगा या 100% क्लोज रहेगा। तो सोलेनॉइड वाल्व का सिंबल क्या है, यहाँ पे एस लिखा होगा, ठीक है। अब सोलेनॉइड वाल्व में जो सिग्नल आएगा वो किस टाइप का सिग्नल है, वो डिजिटल सिग्नल है। सर ऑन ऑफ वॉल भी बोलते हैं ना इसको। हाँ ऑन ऑफ वॉल्व बोलो, सोलेनॉइड वाल्व बोलो। तो क्या है, डिजिटल आउटपुट सिग्नल चाहिए, डिजिटल आउटपुट है, 0 और 24 वोल्ट सिग्नल आएगा, ठीक है। तो अभी सोलेनॉइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना सप्लाई चाहिए उसको। पीएलसी से हो रहा है तो 0 to 24 आ रहा है। अब इसमें सोलेनॉइड में क्या है, एक कॉइल है। सोलेनॉइड मतलब क्या होता है, कॉइल होता है। जैसे ही इस कॉइल में एक सप्लाई आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और इस वाल्व के अंदर क्या रहेगा, एक प्लंगर रहेगा या फिर बॉल रहेगा, वो उसको खींचेगा। अब इधर से इधर में हवा पास हो जाएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिर सप्लाई बंद, सोलेनॉइड डी एनर्जाइज, बॉल अपनी जगह पे, स्प्रिंग टेंशन से हवा बंद। ओके, सो ऑन ऑफ वाल्व मतलब सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड वाल्व कहाँ पे यूज कर रहे हैं, पावर सिलेंडर वगैरह में यूज कर रहे हैं। अगर एफएमसीजी प्लांट है उतना शायद से नहीं लगता है वहां पे। रेसिपीज फॉलो करने के लिए चाहिए होता है सोलेनॉइड वाल्व। पावर सिलेंडर हम लोगों का मशीन में तो सर सोलेनॉइड वाल्व ही है सर, बहुत सारा। हाँ सोलेनॉइड वाल्व तो रहेगा ही ना, सब ऑन ऑफ कहीं पे भी कर रहे हो न्यूमेटिक। अब देखो सोलेनॉइड वाल्व क्या है, फिर सोलेनॉइड वाल्व भी फिर से आपका करंट टू न्यूमेटिक कन्वर्टर है, डिजिटल न्यूमेटिक कन्वर्टर है। ओके, कैसे डिजिटल न्यूमेटिक कन्वर्टर है, देखो आपको चाहिए यहाँ पे हवा, आप दे रहे हो करंट सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल, सॉरी। सो ये हो जाएगा वोल्टेज टू न्यूमेटिक। सोलेनॉइड वाल्व आपने दिया वोल्टेज, बनाया मैग्नेटिक फील्ड, और उसके हिसाब से जा क्या रहा है, वाल्व को ओपन क्लोज करा रहा है मैकेनिकल, अब हवा जाएगा।
समझ में आया? अब मैं जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं कुछ चीज पीएलसी रिलेटेड वो बता रहा हूँ। पीएलसी के जितने सारे डिवाइस है क्या क्या होते हैं, क्या टाइप में डिवाइड कर सकते हैं? पीएलसी का DI/DO, AI/AO। हाँ, तो डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट एंड एनालॉग आउटपुट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है? 0 और 24 वोल्ट डीसी। एनालॉग क्या होता है? 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल। अब सवाल करेगा कि यार यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्पियर क्यों यूज करते हो, 0 to 20 क्यों नहीं करते हो? पता नहीं चलेगा ना 0 पे है तो उसमें जो है 0 में है वो पता नहीं चलेगा सर। इसका दो कारण है। एक तो है कि आपका जो अगर लूप ओपन है कि क्लोज है वो पता नहीं चलेगा, तो हमारा फॉल्ट फाइंडिंग के लिए बहुत काम का साबित होता है अगर 4 मिली एम्पियर है। अगर मेरा लूप क्लोज है ना, लूप अगर क्लोज है तो मिनिमम 4 मिली एम्पियर सिग्नल तो मुझको मिलेगा, और अगर ओपन है तो 0 मिली एम्पियर मिलेगा। इसलिए 4 to 20 यूज करते हैं। दूसरा कारण जो है वो दूसरा कारण है कि 0 to 4 मिली एम्पियर पे सिग्नल जो मिलता है वो हाईली नॉन लीनियर होता है। ठीक है, तो नॉन लीनियरिटी के कारण इस पार्ट को अवॉइड किया जाता है। सो ये तो दूसरा कारण है, लेकिन मेन कारण जो है वो 4 मिली एम्पियर 0 नहीं यूज करने का मेन कारण अगर बोलते हो तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे अगर लूप ओपन है तो मुझको पता नहीं चलेगा, अगर 0 ही है तो लूप ओपन है क्लोज है वो पता नहीं चलेगा, तो इसके कारण हम 4 to 20 मिली एम्पियर यूज करते हैं। चलिए ये बात क्लियर हो गया। मेरे को बताओ कि अच्छा वहां पे कौन सा पीएलसी यूज हो रहा है वो तो पता नहीं है। एलन ब्रेडली का अगर पीएलसी है पकड़ लेते हैं, SLC 500। एलन ब्रेडली कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है? रॉकवेल ऑटोमेशन का। ठीक है, अभी तो रॉकवेल ऑटोमेशन ही है, एलन ब्रेडली सिर्फ ब्रांड नेम बन के रह गया है। ठीक है, तो रॉकवेल ऑटोमेशन का कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है? RS Logix 500, RS Logix 5000। ठीक है, RS लिंक्स नहीं है, RS लिंक्स कोई सॉफ्टवेयर ये नहीं है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। RS लिंक्स हाँ, स्टूडियो यूज होता है आपका HMI के लिए। ठीक है, ये RS Logix 500, RS Logix 5000, RS Logix 5000 होता है कंट्रोल लॉजिक्स। सर ये फैक्ट्री टॉक क्या है फिर? HMI है। ठीक है, कंट्रोल लॉजिक्स हो गया। ठीक है, यार RS Logix 500 SLC 500 के नीचे वाला वर्जन जितना सारा है वो RS Logix 500 से हो जाएगा, और जो बड़ा वाला कंट्रोलर है इसका कंट्रोल लॉजिक्स, उसमें आपको RS Logix 5000 से करोगे। RS लिंक्स क्या है? RS लिंक्स सर ये एमुलेटर में ऐसा यूज होता है, सिमुलेटर वाला। ये RS लिंक्स है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन करने के लिए कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, RS लिंक्स के बिना आप कोई भी दो कंट्रोलर को या फिर HMI कंट्रोलर को कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर प्रोग्रामिंग करना है, अगर आपका PLC है और आपके कंप्यूटर के साथ लिंक कराना है तो वो आपको RS लिंक्स चाहिए ही चाहिए एलन ब्रेडली के। क्लियर? तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है RS Logix जिसमें आप प्रोग्रामिंग करते हो, फिर आपको PLC में वो डाउनलोड करना है या फिर PLC से अपलोड करना है, तो PLC के साथ जो कम्युनिकेशन सेटअप करोगे वो किसके थ्रू होगा? वो होगा आपके RS लिंक्स के थ्रू होगा। ठीक है सर, ये प्रैक्टिकल में भी RS लिंक्स कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है ना सर? हाँ, RS लिंक्स जैसे अभी हम प्रोग्रामिंग किए RS Logix में, तो फिर RS लिंक्स के थ्रू ही होता है ना? हाँ, विदाउट RS लिंक्स आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे ना। नहीं कर सकते।
ठीक है, तो ये तो बीच का बना के रखा हुआ है। कोई भी टाइप का एलन ब्रेडली का जितने सारे सॉफ्टवेयर रॉकवेल ऑटोमेशन का, वो आरएस लिंक सपोर्ट के बिना नहीं कर पाओगे, है ना। हाँ वही। सो पीएलसी का और क्या बताए भाई। सर कोई एक फ्लो मीटर या कोई एक थर्मोकपल, जैसे थर्मोकपल है। अच्छा, थर्मोकपल आरटीटी के ऊपर सवाल कर सकते हैं। टेम्परेचर एलिमेंट, ठीक है, टेम्परेचर एलिमेंट। अब देखो टेम्परेचर एलिमेंट क्या होते हैं, या तो थर्मोकपल होगा या आरटीडी होगा, जो रिमोट पीएलसी से हम कनेक्ट करते हैं। थर्मोकपल की कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। बट प्रिंसिपल, थर्मोकपल का बेसिक प्रिंसिपल, जूरी। हाँ सर। थर्मोकपल का बेसिक प्रिंसिपल बताओ। थर्मोकपल में टू डिसिमिलर मेटल ट्विस्टेड करते हैं हम लोग, उसका एक इफेक्ट पूछा और मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करने नहीं दिया है। वो प्रिंसिपल का उसका नाम जो बताओ। डिफरेंस इन वोल्टेज, प्रिंसिपल का नाम क्या है? थर्मोकपल का बेसिक प्रिंसिपल का नाम सीबेक सीबेक इफेक्ट। इफेक्ट। यस, सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट, सीबेक इफेक्ट मतलब टू डिसिमिलर मेटेलिक वायर कनेक्टेड एट ए जंक्शन, और अगर इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट है तो कोल्ड जंक्शन पे क्या मिलता है हमको? ईएमएफ। मिली वोल्ट, ठीक है, ईएमएफ मिलेगा, मिली वोल्ट मिलेगा, मिली है ना। वोल्ट। क्या क्या सर वापस बोलना, मुझे नहीं पता चला। टू डिसिमिलर मेटेलिक वायर, दो अलग अलग टेम्परेचर कोफिशिएंट के मेटेलिक वायर ले लो, और इसको जब आप एक जंक्शन पे कनेक्ट करते हो, अगर एक जंक्शन जिसमें कनेक्टेड है वो अगर हॉट जंक्शन है, तो कोल्ड जंक्शन पे आपको ईएमएफ मिलेगा, या फिर इसको क्या मिलेगा? मिली वोल्ट। ईएमएफ जो मिलेगा वो मिली वोल्ट। ये थर्मोकपल जनरेट करता है, ये मेटल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। और आरटीडी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? आरटीडी का सर रेजिस्टेंस जनरेट करेगा। आरटीडी का फुल फॉर्म क्या हुआ? रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, ठीक है, डिटेक्टर। अब ये कैसे काम करता है, कैसे काम करेगा? सर वहाँ एक व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। अरे वो नहीं रे, मैं बेसिक प्रिंसिपल बोल रहा हूँ आरटीडी का। With the change in resistance, there is change in with the change in temperature, there is change in resistance. So by measuring resistance, we can conclude that this much amount of temperature is changed. So resistance is directly proportional to temperature. टेम्परेचर। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है ना सर कि टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस। तो क्या रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर सबके इसके लिए है क्या? नहीं सर, नहीं आपने नहीं बताया था ना, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये पीटीसी मटेरियल के लिए है। पीटीसी मटेरियल, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल की रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पीटीसी मटेरियल क्या है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है क्या? ओके। पीटीसी मटेरियल कौन सा मटेरियल? कॉपर ओनली? नहीं, पहला मेरे को कॉपर आया तो। और alloys, या any metal or alloys has PTC positive temperature coefficient, ठीक है। alloys में फिर आपका ये आ जाएगा, ZTC आ जाएगा। कौन सा? ZTC मतलब जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल। आपने स्टार्टिंग में दो नाम बोले थे जो हम मल्टीमीटर में यूज करते हैं, मैं यूरेका और मैंगनीज नहीं रे, मैंगनीज। यूरेका, मैंगनीज एंड कांस्टेंटन। या सर, मेरे को आप ये भी जानना है कि पीटीसी तो मुझे पता चल गया आरटीडी में यूज होता है, जेडटीसी मल्टीमीटर एक है, एक और टेम्परेचर एलिमेंट है ना जो एनटीसी पे काम करता है, जो थर्मिस्टर, जो मैंने देखा था एचवीएसी में देखा था, एचवीएसी में थर्मिस्टर यूज हुआ था हमारे, तो उसका वो नाम नहीं पता सर, वो मेटल का मतलब वो क्या किससे बना होता है? कंस्ट्रक्शन, एमओसी, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। थर्मिस्टर
और थर्मिस्टर जरूरी नहीं है एनटीसी से ही बना हो, पीटीसी भी हो सकता है, पर मोस्टली एनटीसी से होता है। थर्मिस्टर पीटीसी से भी बनता है, लेकिन एनटीसी मटेरियल यूज करते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि इसका रेंज कम है। एनटीसी का टेम्परेचर का जो रेंज होगा ना, वो रेंज आपका कम होगा, लेकिन शार्प आपको ये करेगा। मैं देख लेता हूँ, इसका रेंज देख लेता हूँ। और थर्मोकपल वी यूज फॉर द हाई टेम्परेचर अबव 800 डिग्री, आरटीडी वी यूज 0 to टेम्परेचर लिनियर जो टेम्परेचर होता है वो -90 डिग्री सेंटीग्रेड से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है। और रेंज ऑफ टेम्परेचर, सो थर्मिस्टर का जो रेंज है वो -90 डिग्री से 130 डिग्री तक आप यूज कर सकते हो। तो इतना कम रेंज में अगर आपका एनटीसी मटेरियल से थर्मिस्टर बना हुआ है, उसको आप क्या टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए थोड़े ना यूज करोगे। इसको आप कहाँ पे यूज कर रहे हो, आप एज ए स्विच यूज कर रहे हो। समझ में आया? स्विचिंग डिवाइस। हाँ, स्विचिंग डिवाइस में स्विचिंग टेम्परेचर स्विच बनाने के लिए थर्मिस्टर यूज कर रहे हो, टेम्परेचर स्विच, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट लिमिटर के हिसाब से यूज कर पा रहे हो। और जो पीटीसी मटेरियल है जिसमें आप आरटीडी बना रहे हो, उसका तो आपका रेंज अच्छा खासा रेंज मिलेगा। 800 तक 0 to 800 तक यूज नहीं करते हैं, 300 350 के लिए सही है। उसके ऊपर वाला होगा ना तो आप थर्मोकपल यूज करोगे। 350, 300, 350 तक हम आरटीडी यूज करते हैं, लेकिन अगर 300 से ऊपर जा रहा है तो आप थर्मोकपल यूज करोगे। सर उसमें भी टाइप आता है, मेरे को ये जानना है कि आरटीडी में टाइप होता है JKL वाला या फिर थर्मोकपल में ही होता है सिर्फ? थर्मोकपल में अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे के टाइप थर्मोकपल होता है। हम लोग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं के टाइप थर्मोकपल। के टाइप थर्मोकपल का जो मटेरियल होता है वो होता है एल्यूमिनियम निकल एंड क्रोमियम निकल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एलुमेल, इसको बोलते हैं क्रोमेल, है ना। सो क्रोमेल एल्यूमिनियम निकल या फिर क्रोमियम निकल। तो क्रोमेल और एलुमेल ये यूज होता है के टाइप मटेरियल में, के टाइप थर्मोकपल में। और के टाइप थर्मोकपल का जो रेंज है वो होता है आपका 0 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस में भी है बट मैं उसको ओमिट कर रहा हूँ। तो 0 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज के लिए हम के टाइप यूज करते हैं। और आरटीडी जो होता है वो हम इन जनरल यूज करते हैं PT100, प्लेटिनम 100। PT100 का मतलब होता है कि at 0 डिग्री सेंटीग्रेड the resistance of the material is 100 ohms। बट सर मुझे वही डाउट है कि मतलब आरटीडी में ऐसे JK टाइप नहीं होता, राइट? PT100, PT500, PT1000 ऐसा होता है। तो ये JK टाइप जो होता है वो दैट इज ओनली फॉर थर्मोकपल। यस, ओके। तो ये टाइप्स क्यों बना? जैसे PT100 है वो समझ में आया कि एट 100 डिग्री पे ये होता है, 0 डिग्री पे 100 ओम्स होता है। तो इसमें थर्मोकपल्स में J टाइप K टाइप लाने का क्या मतलब है? थर्मोकपल में अलग अलग वायर यूज कर रहे हो। अलग अलग वायर मतलब आप जैसे यहाँ पे क्रोमियम, एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम यूज किए हो निकल के साथ। सिमिलरली आयरन कांस्टेंट यूज कर सकते हैं आप। अलग अलग मटेरियल यूज करोगे तो अलग अलग रेंज मिलेगा आपको, ठीक है। तो उस हिसाब से आप नाम दे रहे हो। हाँ, मतलब डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं ना कि 0 to 1200 के लिए हम के टाइप यूज करते हैं। हाँ, या फिर डायरेक्टली ऐसे अगर उससे ज्यादा रेंज में जाना है तो फिर ये इसको यूज करना पड़ेगा, आर टाइप यूज करना पड़ेगा। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक आएगा। सर ऊपर जाना है तब तो आपको पायरोमीटर यूज करना पड़ेगा। और सर ये मेजर करने का मुझे पता चल गया कि भाई मेरा चार्ट 0 पे 100 डिग्री ओम्स दिखा रहा है। हाँ, अगर मैं 132 ओम्स आता है तो उसको मैं एक ग्राफ में रख के मुझे पता चल जाएगा कितने डिग्री सेल्सियस है। पर ये मिली वोल्ट में ये काउंट करना मतलब कैसा? इसका एक स्टैंडर्ड एक एग्जांपल लेके बताएंगे? मिली वोल्ट में काउंट करने का एक तो थंब रूल है, बट उससे नहीं जाना है। मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया है। मैं भी काफी फुल चुका हूँ, निकालना पड़ेगा आपको। सिंपली थर्मोकपल का चार्ट आता है, आरटीडी का टेम्परेचर टेबल आता है, उसको टेबल के साथ मैच करना है, ठीक है। उस हिसाब से देखना है। क्लियर? मैं वही पूछ रहा हूँ सर, वो जो मिली एम्पियर्स आता है
वो किस हिसाब से आता है, जैसे कि कितने से कितने मिली एम्पियर में ही आता है, ऐसा कुछ? थर्मोकपल लगा है, मुझे बोला है कि इसका टेम्परेचर मेजर करके आओ, मेरे पास HMI नहीं है, स्काडा नहीं है, तो मैं उसको कैसे मेजर करूंगा? मतलब थर्मोकपल लगा है, वो ऑब्वियसली 2 वायर लगा होता है, हाँ तो 2 वायर थर्मोकपल है, अगर मुझे ऑल ऑफ सडन बोला गया है तेरा टेम्परेचर, मुझे ऐसा लग रहा है थर्मोकपल इज फॉल्टी हो गया है, वो स्क्रीन पे जो टेम्परेचर दिखा रहा है, हाँ वो हो सकता है गलत है, वहां पे डुप्लेक्स टाइप है, मुझे चेक करना है कि ये थर्मोकपल है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उसके जो दूसरे साइड है, मतलब अगर जैसे वो डुप्लेक्स आता है तो उसका दूसरे साइड पे चेक करना है मुझे कि मिलीवोल्ट थर्मोकपल। चेक करेगा जाके। हाँ, मिली वोल्ट में कैसे चेक करेंगे, मतलब कितना मिली वोल्ट आया तो कितना होगा, वो कैसे पता चलेगा? टेम्परेचर टेबल होता है, टेबल देख लेगा। मतलब जे टाइप में इतना मिली वोल्ट आया, मतलब इतना टेम्परेचर है, ये फिक्स होता है? टेम्परेचर टेबल रहता है, वो फिक्स रहता है, उसी के हिसाब से आप सिंपल इससे मिल जाएगा आपको, क्या कहते हैं इसको, गूगल करो के टाइप थर्मोकपल का टेबल, वो मिल जाएगा, वो स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ओके 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 ये ओके सर। मैं दिखा रहा हूँ, इसी ये रहा टेम्परेचर टेबल, दिखा थोड़ा थोड़ा क्या तो नहीं दिख नहीं रहा तो है ना। जैसे ये रहा आपका आरटीडी का टेबल, ठीक है। और ये सब तो मैनुअल में भी देता है ना सर, जो अगर लेंगे अगर वो के टाइप जो भी, तो उसका पूरा तो मैनुअल चार्ट दे ही देता है उसके साथ। नहीं, या फिर भी आप गूगल करो ना, आपको कौन सा चाहिए, PT100 का टेबल चाहिए, आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे पढ़ना कैसे, एक मिनट रुक जाओ, हाँ वो तो पूरा दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर आपको पढ़ना है, पकड़ लो, आपका रेजिस्टेंस आया है 103, ठीक है, या फिर सपोज करो आपको मिला है 186 रेड वाला, ठीक है, 186 अगर रेजिस्टेंस मिला है 186 ओम, तो आपका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 200 डिग्री प्लस 200 डिग्री 30 डिग्री, तो 230 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। समझ में आया? सर मैंने आपको एक भेजा है, एक फोटो भेजी है व्हाट्सएप पे, आप देख सकते हैं उसमें कि ये इस ग्रुप में स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं है मेरे लिए, वरना मैं करता। देखता हूँ, पहले मैं अपना बात खत्म कर लूं। टेम्परेचर टेबल क्या टाइप का है, और ये टेम्परेचर टेबल है आरटीडी का, तो यहाँ से हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं कि भाई कितना ओम पे कितना टेम्परेचर हो रहा है, कितना मिली वोल्ट पे कितना टेम्परेचर हो रहा है। समझ में आया बात? अगर 1300 डिग्री 1300 डिग्री मतलब 50 मिली वोल्ट, तो इससे ऊपर तो जा नहीं सकता है। 50 मिली वोल्ट 54 मिली वोल्ट पे आपका 1300 डिग्री हमारा आरटीडी जल जाएगा। आप 1200 डिग्री से ऊपर के टाइप थर्मोकपल यूज ही नहीं कर सकते हो। जैसे ही जाएगा आरटीडी विल बी ओपन, ठीक है, वो आरटीडी खत्म हो जाएगा। मतलब तो, अगर मेरे को 12.5 ये देखो 12.624 दे रहा है, तो मेरे को 300 मेरे को काउंट करना है। 300 अगर सर ये 0.624 आ रहा है, इसका मतलब 310, ठीक है, 320, 330, 340, 390 एंड देन 400। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये तो समझ गए टेम्परेचर टेबल होता है, चलो इससे ये थोड़ी ना आपको पूछेगा कि यार 1200 के लिए कितना मिलीवोल्ट होता है, पागल है। उसको बोलो कि सर चार्ट में है, वहां से देख लेंगे, हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल जो है वो समझो कि अगर यहाँ पे एक आरटीडी एक थर्मोकपल रखा हुआ है, हाँ एक थर्मोकपल मेरे टेबल पे रखा हुआ है या फिर स्टोर में है, इसमें कितना मिलीवोल्ट दिखाएगा रूम टेम्परेचर पे? 28-29 डिग्री पे जितना दिखाएगा उतना उस टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक रूम टेम्परेचर पे। टेबल आपके सामने है, जूरी सोनवाल, जूरी है कि सो गई? आरटीडी और थर्मोकपल, थर्मोकपल है, और थर्मोकपल में मेरा रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है टेबल पे, एंड उस थर्मोकपल पे कितना मिलीवोल्ट दिखाएगा? 1.203 900
900 मिलीवोल्ट। नहीं 1.203। ये रहा आपका चार्ट आपके सामने, चार्ट भी दे दिया हूँ। रूम टेम्परेचर पे कितना मिलीवोल्ट दिखाएगा? 1.6 1.612 नहीं 1.203। वो 30 हो गया। हाँ तो रूम टेम्परेचर उतना ही होता है ना, बिटवीन 29 to 32 इन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। मतलब 1.2 मिलीवोल्ट जैसा दिखाएगा, है ना? हाँ हाँ 0.7 to 1.2। 1.2। अब सर बोलेंगे नहीं गलत है। अब तुम लोग बच गया क्यों पता है? तुम लोग इसलिए बच गया क्योंकि ये ऑनलाइन है, मारूंगा तो मेरा कंप्यूटर जाएगा, है ना? क्लास में होना चाहिए था, तब मजा आता ना। ये मजा नहीं आता है मुझको, यहाँ पे देखता नहीं है ना, तुम लोग का चेहरा नहीं दिखता है। गाली देने से भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो चेहरा जो ऐसे उतरता है वो भी नहीं दिखता है, तो मतलब ही नहीं बनता है। सामने बैठते तब ना मजा आता पकड़ने में। अरे भाई इसमें कितना आएगा? 0 मिलीवोल्ट आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है, यहाँ पे कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा? Is there any temperature हाँ gradient? हाँ, हीट करेंगे तभी तो आएगा। हाँ ये सवाल पूछेगा, पूछता है। आरटीडी थर्मोकपल अगर है तो थर्मोकपल अगर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा इसका कोल्ड जंक्शन पे भी टेम्परेचर सेम होगा, तो दोनों के बीच में टेम्परेचर ग्रेडियंट इज 0। जबकि टेम्परेचर ग्रेडियंट 0 है तो फिर मिलीवोल्ट विल बी 0। जैसे जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ेगा वैसे ही आपका मिलीवोल्ट जनरेट होना शुरू करेगा, ठीक है? क्योंकि वो उससे कंपेयर करेगा। थर्मोकपल का जब हम बेसिक प्रिंसिपल्स ज्यादा मतलब आगे जब पढ़ेंगे एक्चुअल में, तब थोड़ा ये क्वेश्चंस का आंसर रीजनिंग के साथ दे सकते हैं। क्योंकि आरटीडी में हम यही करते हैं कि एटमॉस्फेरिक पे जो दिखा रहा है उससे कंपेयर करके ऐसे बता देते हैं, इसलिए थर्मोकपल में भी बता दिया। आरटीडी में क्या है, वो तो एक ही वायर है ना, एक ही वायर है, उसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है? टेम्परेचर के साथ अभी जो भी टेम्परेचर होगा यहाँ पे, उस टेम्परेचर के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा इस वायर का, तो वो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि आरटीडी कितने तार का होता है बताओ? 3 तार का होता है। 3 वायर होता है। 3 वायर आरटीडी होता है। 4 वायर भी होता है, 3 वायर भी होता हाँ, है, जिसमें कंपनसेशन बहुत कम होता है। ये क्या है? 3 वायर क्यों चाहिए हमको? इट इज ड्यू टू व्हाट? 3 वायर क्यों? एक ही तार यूज कर रहे हो, फिर 3 वायर कैसे, 3 लीड कैसे निकल रहा है? अरे सर वो तो विस्टन ब्रिज है जिसमें एक हम मेजर कर रहे हैं जिसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, जिससे पता चल रहा है ना। बाकी 3 बैलेंस कंडीशन में है, वो टेम्परेचर रेजिस्टेंस चेंज होगा, ब्रिज अनबैलेंस होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। तो बाबू मेरा सवाल तो समझो, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे 3 वायर यूज करने का मतलब क्या है? ब्रिज में कनेक्ट कर रहे हो वो सारा चीज ठीक है, ये क्यों कर रहे हो? मेरा सवाल वो है कि 3 वायर है, 4 वायर है, क्यों चाहिए मेरे को? One is compensation for compensation. 3 वायर कंपेंसेशन, 4 वायर कंपेंसेशन करते हैं, किस चीज का कंपेंसेशन करते हो? रेजिस्टेंस बिटवीन, वो इसमें 3 वायर है ना, तो दोनों जो उसमें जो किस चीज का कंपेंसेशन? रेजिस्टेंस का कंपेंसेशन, कहाँ का रेजिस्टेंस? कंडक्टर का, जो वो लीड वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो चलो, ये तो आपका जो टेम्परेचर जो सीट है उसके अंदर हो गए, ये हो गए आरटीडी, ठीक है? यहाँ का जो बटन का टेम्परेचर होगा वही वो सेंस करेगा, या फिर ये पूरा का पूरा वायर एक चीज सेंस किया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो लीड में जो लगा हुआ है ना वायर, यहाँ से जो कंट्रोल रूम में जा रहा है, इस वायर का भी तो रेजिस्टेंस काउंट होगा, और यहाँ पे भी तो टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर मिलेगा इसको, इस लीड में। तो इसीलिए लीड वायर कंपेंसेशन। अब बाकी चीज डिपेंड करेगा आपका, आप वेस्टर्न ब्रिज में लगा रहे हो, 3 तार पे लगा रहे हो, कैसे कर रहे हो, उसमें नहीं जा रहा हो। इंटरव्यू पे वो नहीं पूछेगा कैसे कर रहे हो, दिखाओ मेरे को, नहीं पूछेगा वो, सिंपल। सर मुझे लीड वायर नहीं पता चला सर। 3 वायर कंपेंसेशन का चैप्टर पढ़ना जाके तो समझ में आएगा, पूरा का पूरा ब्रिज सर्किट देखना कि कैसे करते हैं 3 वायर कंपेंसेशन, 4 वायर कंपेंसेशन कैसे करते हैं, ठीक है?
अरे उसका आंसर ही नहीं मिला था मुझे उस टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था। गूगल कर, फ्री वायर कंपनसेशन मिल जाएगा। तो थर्मोकपल अगर टेबल पे रखा होगा तो आपको कोई मिलीवोल्ट या फिर नहीं दिखाएगा, 0 दिखाएगा, क्योंकि उसमें टेम्परेचर ग्रेडेड नहीं है। आरटीडी में मिनिमम ओम दिखाएगा, ठीक है, और 100 से ऊपर आएगा अगर पीटी 100 है तो। 108 आई थिंक 107, काफी दिन हो गए फील्ड से दूर हूँ, तो फिर भी 107 108 ऐसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो और बताओ, कुछ सवाल है तो बताओ। सर काफी लेट हो गया है, मैंने तो अभी टाइम देखा 10:07 हो गए, पता भी नहीं चला मुझे। अरे बाप रे, सही में। चलो आज के लिए यहाँ पे जूरी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ ठीक सर। है, कुछ सवाल होता है, कुछ अगर ये सर। होता है तो आप मुझको व्हाट्सएप कर देना, इन केस अगर कुछ दिक्कत सर होता है। अगर बीएफडी एंड पीआईडी कंट्रोल रिलेटेड अगर आपके पास कुछ वीडियो वगैरह है या कुछ मटेरियल है तो आप सेंड कर दीजिएगा। बीएफडी वीएफडी का तो यूट्यूब में बहुत है। बीएफडी का अभी देखो, बीएफडी अभी भेज के क्या समझ में आएगा। जूरी एक काम करना, एक फोन से सर को कनेक्ट करना, एक ईयरफोन्स इधर डालना और जूम से कनेक्ट करके एक इधर डालना, वो क्वेश्चन पूछेगा, सर आंसर देंगे, तुम बोल देना, बात खत्म। हाँ, हाँ। अब वही बाकी बचा है मेरा। मुन्ना भाई एमबीबीएस बना रहे हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मिलता रहेगा, हेडफोन से एग्जाम। जॉब मिलता रहेगा। ब्रीवर इज इंडस्ट्री है क्या, पीटी हो जूरी? हाँ सर। ड्रिंक्स करती हो? ब्रीवर इज इंडस्ट्री में नहीं। जाने का फायदा फिर क्या मिलेगा? है ना? बेवरेजेस कंपनी है, लेकिन अभी जो मैं जिस प्लान के लिए इंटरव्यू दे रही हूँ वहाँ पे वो नहीं चिप्स बनाएंगे, चिप्स बनाएंगे। अच्छा अच्छा, पोटैटो चिप्स। अच्छा तब तो खा सकते हैं। तब खा सकते इंजीनियर्स को बेवरेजेस मतलब एक ही चीज पता चलती है। अरे फ्री में मिलेगा, चलो सैलरी मिले ना मिले, है ना, सैलरी बाद में देखेंगे। चलो ठीक है, मेरा एक दोस्त था, तो उसने ज्वाइन कर लिया, पैसा बहुत मिल रहा था, तो पावर प्लांट में था, पहले जूनियर था मेरे से, तो पूछा कि ऐसा है सर, क्या करूं, ज्वाइन करूं? तो मैं बोला देख ले तू, फीवर इसमें तो ये वैसा स्मेल आएगा, ये आएगा, और मुस्लिम लड़का है, मतलब उस सबसे थोड़ा दूर रहता है। तो फिर वो उसने पैसा बहुत मिला तो ज्वाइन कर लिया, ठीक है। फिर उसका एक लड़का पैदा हुआ, जब वो चलने फिरने लगा, 1-1.5 साल हो गया, तो बोला सर अब और नहीं कर सकता यहाँ पे, नहीं तो इसको तो ये हवा में ही नशा हो जाएगा। तो लड़के की वजह से उसने फिर जॉब चेंज कर लिया। चलो भाई, गुड नाइट। गुड नाइट All the best, सर। Judy. Yes, sir. Thank you, sir.